Hi everyone, this is your सूरजमुखी welcoming all of you to this session. बच्चा पार्टी कैसे हैं आप? अच्छे से जा रहा है आपके क्रिसमस हॉलीडेज, न्यू ईयर हॉलीडेज, बिल्कुल एक कॉम्पोजिट सा टाइम चल रहा है. इसीलिए मुझे लगा कि नया साल आ रहा है तो वी शुड गेट गोइंग, कुछ कुछ काम को भी आगे बढ़ाते हैं ताकि हमें लगे कि हमारे टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, वी आर ऑन द राइट ट्रैक. क्योंकि ऐसे हॉलो बातें करने से भी कुछ नहीं होगा. तो हम लग गए अपने काम पर सारे टीचर्स, एज प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू. लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर आप तक पहुंच गया है. कुछ भी फीडबैक हो प्लीज डोंट हेजिटेट टू राइट दैट इन द कमेंट बॉक्स. उसी के साथ इस लेक्चर में हम बात करेंगे आपके बॉटनी के सेकेंड चैप्टर की, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. मेरे प्यारे बच्चों, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आपके छोटे छोटे कुछ पार्ट्स आते हैं चैप्टर के, जिसमें पहले पार्ट का नाम रहता है मोनेरा, दूसरे पार्ट का नाम रहता है, ध्यान से सुनिए, प्रोटिस्टा, तीसरे पार्ट का नाम रहता है फंजाई. उसके बाद बाकी दो किंगडम्स आते हैं, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम. तो ये बेसिकली आपके 5 किंगडम्स हैं. यूजुअली बच्चा पार्टी अपन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करते हैं, सब डिटेल में बताऊंगी. बस ये बताना चाह रही हूँ कि जो क्लासिफिकेशन आज हम मानते हैं उसके हिसाब से टोटल ये 5 किंगडम है. किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया. अब हम इस चैप्टर में किस चीज की बात करने वाले हैं? हम इस चैप्टर में इनमें से देखिए किस किस की बात करेंगे. किंगडम मोनेरा की, किंगडम प्रोटिस्टा की और किंगडम फंजाई की. बाकी चीजों की बात क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि प्लांट किंगडम पर डेडिकेटेड एक पूरा अलग से चैप्टर है. किस चीज की बात नहीं करेंगे? एनिमल किंगडम की, क्योंकि एनिमल किंगडम पर डेडिकेटेड एक पूरा चैप्टर है. तो आपको इस चैप्टर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलेंगे, जो पार्ट्स मिलेंगे, दे विल डील विद मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई. उसके अलावा एंड में एक छोटा सा टॉपिक आएगा जिसमें हम वायरसेस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, वायरसेस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे. तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, वायरसेस, इन चीजों के बारे में हमें पढ़ना रहेगा. तो इस लेक्चर के अंदर हम पहले 2 कैटेगरीज को कवर करेंगे, विच इज किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा. आप समझे? तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कुल मिलाकर आएंगे 2 पार्ट्स, 1 और 2. 1 में पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा. सेकेंड पार्ट में करेंगे किंगडम फंगस और ये छोटे मोटे वायरस और उनके भाई साहब वगैरह सब मिला जुला के. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ये हमारा सेकेंड चैप्टर है. चैप्टर का नाम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. बायो बोले तो एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू लाइफ. बेटा बायो बोले तो एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू लाइफ. लॉजिकल, लॉजी का मतलब क्या होता है बेटा? कि मैं लाइफ की स्टडी कर रही हूँ. लाइफ की स्टडी बायो में क्या आते हैं? मेरे ऑर्गेनिजम्स आते हैं. कौन से ऑर्गेनिजम्स? प्लांट, एनिमल्स, एमीबा, फंगस, बैक्टीरिया. तो मैं इन सारी लाइफ को पढ़ूंगी. कैसे पढ़ूंगी? क्लासिफाई करके, क्लासिफिकेशन करके. अब मैं क्लासिफिकेशन अपनी जनरल लाइफ में कहाँ करती हूँ? ड्रॉर्स में कहीं ना कहीं बेटा, कि अच्छा भाई, या फिर शू रैक के अंदर कि यहाँ पर तो भाई घर वाले फुटवेयर हैं, ये ऑफिस वाले हैं, ये हील्स हैं जो पार्टी वेयर हैं. या फिर ऐसे ही वार्डरोब में भी मैं क्लासिफिकेशन करती हूँ कि ये नाइट सूट है, ये ऑफिस वेयर है, ये विंटर वेयर, ये समर वेयर, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? कि चीजों को बांटना सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस दोनों के बेसिस पर. जो चीज सिमिलर है उनको साथ में जोड़ दो, जो चीज अलग है उसे अलग अलग कर दो. यही होता है क्लासिफिकेशन. पूरा ध्यान से पढ़ते हैं. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोले तो मेरा लाइफ जिसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं उनकी स्टडी करना, उनको क्लासिफाई करके कि भाई कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से ग्रुप में जाएगा और क्यों, किस बेसिस पर. समझ गए? यही हम पढ़ेंगे बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में. और इस सेशन में आई एम रिपीटिंग, दिस इज द फर्स्ट आउट ऑफ द टोटल 2 सेशंस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. तो चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से. इंट्रोडक्शन से अगर मैं स्टार्ट करूं
तो यू शुड नो कि हमारे क्लास के गोल्स के अंदर आएगा जनरल इंट्रोडक्शन कि भाई क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन कौन से हैं, पहले कौन सा था, बाद में कौन सा आया, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा, इनके नाम नए नए लग रहे हैं तो थोड़ी सी देर में नहीं लगेंगे। आई होप आप सबने अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रख लिया है। कलर्ड पेन्स हो तो मैं थोड़ा और खुश हो जाऊंगी, है ना, कि बच्चे अच्छे से नोट्स बना रहे हैं। यही नोट्स आपको बोर्ड्स में, नीट में, हर जगह पर मज़े से काम आएंगे। एक ही बार मेहनत करो, स्मार्ट वर्क करो बेटा, बार बार चीज़ें करने में टाइम वेस्ट हमें नहीं करना चाहिए। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू क्लासिफिकेशन। अब इस टॉपिक में आपको समझना पड़ेगा बेटा, समझना ये पड़ेगा कि पहले क्लासिफिकेशन या फिर साइंस की इतनी इंपॉर्टेंस थी ही नहीं। पहले क्लासिफिकेशन या साइंस की इतनी इंपॉर्टेंस थी ही नहीं। मैंने अब आपको बताया कि मैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को मानती हूँ, बट शुरुआत मैंने सिर्फ 2 ग्रुप से की थी। वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 से 4, 4 से 5, ऐसे ऐसे मेरी क्लासिफिकेशन की कहानी बढ़ती गई। और मैंने धीरे धीरे ही क्लासिफिकेशन में साइंस का यूज़ किया। वरना अगर मैं शुरुआत की बात करूँ तो कौन सा एनिमल या फिर कौन सा प्लांट किस जगह पर यूज होता है, उस बेसिस पर क्लासिफिकेशन होती थी, विच हैज नथिंग टू डू विथ साइंस, राइट। तो उसके बाद एक स्टोरी की तरह रहेगा बेटा, एक स्टोरी की तरह रहेगा कि मेरे साइंटिस्ट जी आए बेटा, जिनका नाम था एरिस्टोटल। जिनका नाम क्या था बेटा? एरिस्टोटल। इन्होंने मेरी पहली साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दी और प्लांट्स को डिवाइड किया एक ग्रुप में, जिसे उन्होंने बोला हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। बोले तो जो एकदम छोटे प्लांट है, बिल्कुल निक्की निक्की हाइट के, उनको क्या बोला? हर्ब्स। थोड़े से बड़े शर्ब्स, जैसे कि रोज प्लांट। अब मैं ग्रास को किस में डालूंगी? हर्ब्स में, जिनकी हाइट सबसे छोटी है। फिर मेरे शर्ब्स में आ जाएंगे रोज प्लांट और फिर आएंगे ट्रीज। तो एरिस्टोटल ने क्या दी? देखो मैंने लिखा, एरिस्टोटल ने क्या दी, मैंने क्या लिखा? फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दी मेरे एरिस्टोटल जी ने। इन्होंने मेरे प्लांट्स को डिवाइड किया 3 कैटेगरी के अंदर, पहली कैटेगरी, दूसरी और तीसरी। पहली कैटेगरी को बोला बेटा हर्ब्स, दूसरी कैटेगरी को बोला शर्ब और तीसरी कैटेगरी को बोला ट्री। ये हो गई मेरी प्लांट की क्लासिफिकेशन। ऐसे ही इन्होंने एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया। किसको क्लासिफाई किया बेटा? एनिमल्स को क्लासिफाई किया। किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ आरबीसी या फिर एब्सेंस ऑफ आरबीसी। बेटा कुछ एनिमल्स के अंदर आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं, कुछ में एब्सेंट होते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी ने बिल्कुल तरीके से बोला कि एनिमल्स को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी हैं या नहीं। इन्हीं को हम इनाइमा अनाइमा बोलते हैं, बट ये स्पेसिफिक टर्म्स एनसीईआरटी ने इस्तेमाल नहीं की, तो आपके लिए इतना जानना सफिशिएंट है। तो एरिस्टोटल ने पहली साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दी, जो कि बहुत बहुत बेसिक थी। उसके बाद आए मेरे पहले साइंटिस्ट के नाम बिल्कुल एक के बाद एक याद रखना। फिर मेरे दूसरे साइंटिस्ट का नाम आया, जिनका नाम है बेटा कैरोलस लीनियस। क्या नाम है जिनका? जिनका नाम है कैरोलस लीनियस। इन्होंने दी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या दी इन्होंने बेटा? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। सारे ऑर्गेनिजम्स को मात्र 2 किंगडम में बांट दिया। वो क्या होने चाहिए? मेरे कांस्टेंट किंगडम्स, जो कि हर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का पार्ट है, जिन्हें मैंने बोला एनिमल किंगडम, मेरे प्यारे से एनिमल्स, और मेरे और भी प्यारे प्लांट्स, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। तो कैरोलस लीनियस ने जो 2 किंगडम्स में डिवाइड किया, वो 2 किंगडम क्या थे भैया जी? एक तो मेरा प्लांट किंगडम था, प्लांटी भी बोल सकते हैं, और दूसरा एनिमल किंगडम, एनिमिलिया भी बोल सकते हैं। अब अगला सवाल पूछेंगे कि भाई ये जो कैरोलस लीनियस ने क्लासिफिकेशन की, इसका बेसिस क्या था? क्या सोच के किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्लांट या किसी को भी एनिमल में रखा? तो सुनिए,
उसने देखा सेल वॉल को, जिसके पास सेल वॉल आंख बंद करी और प्लांट, जिसके पास सेल वॉल नहीं आंख बंद करी और किस में डाल दिया, एनिमल्स में। तो मैंने क्या बोला कि अगर मैं ये कैरेलस लीनियस की बात कर रही हूं, इसका बेसिस क्या था, इसका बेसिस क्या था कैरेलस लीनियस की क्लासिफिकेशन का बेटा, सेल वॉल। अब ये बताओ कि इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से सवाल आए अगर कि मैं बैक्टीरिया को किस कैटेगरी में ऐड करूं, तो आप बताओ बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है कि नहीं होती, बिल्कुल होती है भाई। तो बैक्टीरिया को कहां डालूं, प्लांट के अंदर। तो कैरेलस लीनियस की क्लासिफिकेशन के हिसाब से, कैरेलस लीनियस की क्लासिफिकेशन के हिसाब से मेरे बैक्टीरिया कहाँ थे बेटा, प्लांट किंगडम में थे। अगर मैं बोलूं कि मेरा एमीबा कहाँ रहेगा बेटा, एमीबा के पास कोई सेल वॉल नहीं है, एमीबा एनिमल किंगडम में रहेगा। फंगस वगैरह जो अब फंगस बुलाते हैं वो कहाँ रहेगी, प्लांट किंगडम में रहेगी। जिस चीज के पास भी सेल वॉल है चुपचाप उसे प्लांट किंगडम में रखो, प्लांट तो है ही जिसमें सेलुलोस की सेल वॉल है, और बाकी सब एनिमल। तो मेरे को एरिस्टोटल की फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन समझ आई, कैरेलस लीनियस की टू किंगडम क्लासिफिकेशन नजर आई। उसके बाद अपन लोग कहाँ चलते हैं, एक मिनट दीजिए मुझे। इसके बाद ठीक है, इसके बाद अपन लोग चलते हैं हमारे अगले साइंटिस्ट की तरफ। हमारे अगले साइंटिस्ट का नाम रहेगा बेटा अर्नेस्ट हेकल। क्या रहेगा अगले साइंटिस्ट का नाम बेटा, अर्नेस्ट हेकल। अर्नेस्ट हेकल ने दी हमें 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या दी हमें, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें मेरे पास 2 किंगडम्स तो ऑलरेडी हैं बेटा। कौन से 2 किंगडम्स है मेरे पास, जल्दी से बताओ। HAE, एक मिनट दीजिए बच्चा पार्टी, HAECKEL क्या दिए इन्होंने, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब मेरे पास 2 किंगडम तो ऑलरेडी थे। क्या थे वो 2 किंगडम बेटा, एक था किंगडम प्लांट, एक था किंगडम एनिमल या फिर एनिमीलिया। इन्होंने जो नया किंगडम दिया उसका नाम था किंगडम प्रोटिस्टा। क्या नाम था बेटा उसका, किंगडम प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा के अंदर कैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, आपका फेवरेट यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। अब आप बोलोगे मैम ये हमारा फेवरेट कैसे हुआ, क्योंकि मैंने सुना है कि आपका फेवरेट क्या रहता है बेटा, एमीबा। तो प्रोटिस्टा क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और तब लगा कि भाई 2 किंगडम तो काफी नहीं है, क्यों, क्योंकि तुमने भाई बैक्टीरिया और प्लांट को साथ में रख दिया, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक। इज इट इवन पॉसिबल कि आप बैक्टीरिया और प्लांट को साथ रख रहे हो। इसीलिए हेकल जी ने प्रोटिस्टा एक तीसरा किंगडम बनाया कि भाई इसके अंदर हम यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स रखेंगे। जिसके बाद हमारे अगले साइंटिस्ट जी आए जिनका नाम है कोपलैंड, और कोपलैंड ने दी 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या दी इन्होंने, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर अगर आप देखें तो भाई हमारे पास प्रोटिस्टा तो ऑलरेडी है, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्लांट भी पहले ही है, प्लांटी। किंगडम एनिमीलिया भी है। तो एक नया किंगडम जो ऐड किया उसे हमने बोला किंगडम मोनेरा। क्या बोला बेटा उसे, किंगडम मोनेरा। ये मेरा किस चीज का किंगडम है बेटा, ये मेरा किंगडम है बेटा बैक्टीरिया का। किस चीज का किंगडम है ये मेरा, बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया बोले तो ये कैसे ऑर्गेनिज्म है बेटा, ये है मेरे यूनिसेल्यूलर, एक सेल के प्रोकैरियोट्स। क्या है ये, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। तो समझे क्या अपन कहां से कहां आए। सबसे पहली साइंटिफिक क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने दी, उसके बाद कैरेलस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, अर्नेस्ट हेकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, कोपलैंड ने क्या दी, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या ऐड किया, मोनेरा ऐड किया, जो कि क्या है मेरे बैक्टीरिया है बेटा, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, जिनको आप प्यार से क्या बुला लो भाई, ये लो बैक्टीरिया बुला लो, काम सॉर्ट हो गया। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन तक आई होप सबको समझ आया।
क्योंकि उसके बाद हम उस क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करेंगे जो हम आज फॉलो करते हैं, विच इज एवरीवन द मोस्ट एक्सेप्टेड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अगर मैं बात करूं आपसे आखिरी क्लासिफिकेशन सिस्टम की प्यारे बच्चों, तो ये दिया एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है रॉबर्ट विटेकर। R.H. विटेकर ने क्या दी? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन। क्या है बेटा? ये मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है। ये वो क्लासिफिकेशन है जिसे हम आज यूज करते हैं। ये वो क्लासिफिकेशन है जिसे हम आज यूज करते हैं। इसके अंदर मेरे 5 कौन कौन से किंगडम आए समझिए। 4 किंगडम्स के नाम तो भाई आपको ऑलरेडी पता है, तो पहले 4 किंगडम्स के नाम बताइए। एक तो हमने किया बेटा किंगडम मोनेरा, यस और नो। दूसरा किया, क्या किया? किंगडम प्रोटिस्टा। तीसरा नया किंगडम आया, उसके बाद किंगडम प्लांटी। एंड में क्या किया? किंगडम एनिमिलिया, यस और नो एवरीवन। अब जल्दी से बता दीजिए भाई, मोनेरा आ चुका था, मोनेरा आ चुका था, कोपलैंड ने दिया। प्रोटिस्टा हेकल जी ने दिया। प्लांटी एनिमिलिया तो मेरा कैरोलस लीनियस ने दे दिया था। तो क्या बचा? यहां पर आया मेरा नया किंगडम, विच इज किंगडम फंजाई, which is what everyone? It is kingdom fungi. I hope this is making sense everyone कि ये मेरा most accepted classification है और इस classification के काफ़ी सारे अलग अलग bases हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ सेल का स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर समझते हो कि मेरा ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है, या फिर मेरा ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूलर है या फिर यूनिसेल्यूलर है। उसने रिप्रोडक्शन का कौन सा तरीका आजमाया, उसने अपना खाना बनाया कि नहीं बनाया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कुछ ना कुछ बहुत सारे बेसिस हैं जिस पर मेरी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बेस्ड है। एग्जैक्टली कौन से बेसिस और कैसे क्लासिफाई किया अगली स्लाइड में पढ़ते हैं, लेकिन आई होप आपको अब तक इतना क्लियर है कि जब मैंने बात की तो मोनेरा के अंदर मेरे यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल के स्ट्रक्चर आए जिनके पास पुराना न्यूक्लियस है यानी कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिसके अंदर सेल के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए साइटोप्लाज्म में बिना मेम्ब्रेन के पड़ा है, बिना न्यूक्लियर एनवेलप के पड़ा है, यस और नो। तो ये थे मेरे मोनेरा। प्रोटिस्टा की मैंने बात की, सो दे वर यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स, एक सेल के, लेकिन प्रॉपर सेल और सेल ऑर्गेनल्स इसमें मिलेंगी। जेनेटिक मटेरियल के आसपास न्यूक्लियर एनवेलप भी मिलेगा और बाकी छोटी छोटी अतरंगी ऑर्गेनल्स तो मिलेंगी ही। जो फंगस है बेटा, जो नया आया किंगडम, वो एक ऐसा ग्रुप था जिसके अंदर मेरे हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म थे। हेटेरोट्रॉफ बोले तो जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उसमें भी स्पेसिफिकली सैप्रोट्रॉफ। अब ये सैप्रोट्रॉफ क्या होते हैं, किंगडम फंगस करेंगे, बताऊंगी। बस क्लू के लिए, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डेड और डिकेइंग मैटर पर फीड करते हैं। जो किस पर फीड करते हैं? डेड और डिकेइंग मैटर। बोले तो मेरे टिफिन बॉक्स के खाने पर फीड कर रहे हैं भाई, फंगस लग गई उस पे, मैंने 2 दिन तक टिफिन बॉक्स नहीं निकाला, तो दैट इज माय फंगस ग्रुप जो 5 किंगडम में नया नया आया है, स्वागत करो उसका। अगला क्या है बेटा मेरा? किंगडम प्लांटी। प्लांटी मेरे में तो मेरे प्लांट्स हैं भाई। प्लांट्स तो बड़े प्यारे हैं, क्या बनाते हैं हमारे लिए? खाना बनाते हैं। कैसे? फोटोसिंथेसिस से। एनिमल्स कैसे होते हैं बेटा? हेटेरोट्रॉफ्स हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, प्लांट पर डिपेंडेंट रहते हैं, जनरल चीजें। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये है मेरा जिस्ट में हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मैंने आपको यही बताया कि इस लेक्चर के अंदर हम किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा को पूरा कवर करेंगे और अगले लेक्चर के अंदर किंगडम फंगस और वायरस और उसके भाई लोग को कवर करेंगे, क्योंकि प्लांट किंगडम हमारा अगला चैप्टर है पूरा डिटेल में। एनिमल किंगडम आपको वेंकी सर कराएंगे डिटेल में।
ठीक है, समझ गए इतना क्लियर कि क्यों हम लोग ये दो कैटेगरीज नहीं पढ़ेंगे, क्यों इस लेक्चर में मोनेरा प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ये जो आप सामने टेबल देख रहे हैं ये एनसीईआरटी का ही टेबल है बेटा, तो इसको अपन ना एक एक करके चेकलिस्ट को ऐसे टिक करते हैं कि भाई हमने समझ लिया, हमें समझ आ गया। पहले ये देखो कि यहां पर इन्होंने लिखा है कि ये मेरे 5 किंगडम्स हैं। पहला किंगडम मैंने लिख दिया मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, नजर आ रहा है सबको, तीसरा किंगडम फंजाई, चौथा प्लांटी, और पांचवा क्या लिखा बेटा मैंने, एनिमिलिया। मैंने लिख दिया 5 किंगडम के नाम। अब ये जो आप 1 2 3 4 5 देख रहे हो ये आपके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। क्या है ये आपके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मैं लिख देती हूँ ये क्या है, एक तरीके से बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे इनको मैंने A B C D और E नाम दे दिया, ठीक है, मैंने इनको नाम दे दिया। अब मैं इनको अगर पढ़ूं तो ध्यान से देखो, पहले मैंने उठाया सेल टाइप। क्या उठाया मैंने पहले, सेल टाइप। आपको पता है कि मेरे 5 किंगडम में से सिर्फ बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे क्या हैं, यूकैरियोटिक। देखो मेरे बैक्टीरिया लोग क्या हैं, पुराना न्यूक्लियस लेकर बैठे हैं, बाकी सारे क्या हैं मेरे यूकैरियोटिक। पहला बेसिस मुझे क्लियर हो गया। दूसरा बेसिस है भाई मेरा सेल वॉल। बच्चा पार्टी, बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है और एक केमिकल से बनती है जिसे मैं बोलती हूं पेप्टिडोग्लाइकन। सेल वॉल रहती है और उस सेल वॉल के अंदर शुगर और एमिनो एसिड रहते हैं। इसको मैं अब भी 5 मिनट में आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूं, बट इतना समझ लीजिए कि प्लांट्स की तरह इनकी सेल वॉल में सेलुलोस नहीं रहता है, नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल है। अब प्रोटिस्टा में कुछ प्रोटिस्ट्स के पास सेल वॉल है, कुछ के पास नहीं है। ये भी इसी क्लास में आपको पता लग जाएगा कि ऐसा क्यों है कि कुछ के पास सेल वॉल कुछ के पास नहीं, ये क्या बात हुई भाई। अगला फंगस, बिल्कुल पता है भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फंगस के अंदर काइटिन की सेल वॉल रहती है। किस चीज की, काइटिन की। तो बैक्टीरिया में सेल वॉल है, अलग केमिकल की है, प्लांट जैसे सेलुलोस की नहीं। प्रोटिस्टा में कुछ मेंबर्स के पास है, फंगस में है, काइटिन की है। प्लांट में तो भाई मुझे पता ही है कि सेल्यूलोस की सेल वॉल है, और एनिमल्स तो इसीलिए ही फेमस है क्योंकि उसमें सेल वॉल होती ही नहीं है। आई होप बच्चा पार्टी आपको बेसिस बी सेल वॉल क्लियर हो गया कि अगर मैं पूछूं कितने किंगडम में सेल वॉल मिल सकती है, 1 2 3 4, 4 किंगडम में सेल वॉल मिल सकती है। मोनेरा में मिलती है, प्रोटिस्टा में भी मिल सकती है, फंगस में भी मिलती है, प्लांट में भी मिलती है, बस एनिमल्स में सेल वॉल नहीं है। चलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये तो बेतुका सा पॉइंट है भाई, क्यों, मैंने सेल टाइप देख लिया, जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, बाकी सारे यूकैरियोटिक हैं, मतलब जेनेटिक मटेरियल के आसपास क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। तीसरा पॉइंट भी हो गया क्लियर। अब आप समझ रहे हो कि मेरे सिर्फ 2 पॉइंटर्स रह गए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को खत्म करके किंगडम मोनेरा में जाने के। देखो फर्स्ट पार्ट चैप्टर का खत्म होने वाला है। अब मैंने बोला बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, याद करो मोनेरा में क्या लिखवाया, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। बोले तो कितने सेल के बने, एक सिंगल सेल। तो ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी बॉडी की, सेल से ज्यादा हो सकती है क्या, हो ही नहीं सकती जब एक सेल का ऑर्गेनिज्म है। तो लिख दिया सेलुलर। प्रोटिस्टा क्या बताया, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, ये भी एक ही सेल के हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन कैसी हो गई, सेलुलर हो गई। अब फंगस के अंदर थोड़ा सा इवोल्यूशन हुआ, फंगसेस आर मोस्टली मल्टीसेलुलर, बस एक यूनिसेलुलर फंगस है जिसे हम प्यार से ईस्ट बुलाते हैं, बाकी फंगस में बेटा टिश्यूज बन जाते हैं। तो मैंने बोला दे आर मल्टीसेलुलर और दे हैव लूज टिश्यूज। मल्टीसेलुलर या लूज टिश्यूज रहेंगे। भाई प्लांट के अंदर तो बढ़िया बढ़िया टिश्यूज और ऑर्गन्स बनते हैं, मुझे पता है, प्लांट तो काफी इवॉल्व्ड है, बढ़िया बढ़िया टिश्यूज ऑर्गन्स बनते हैं इनके अंदर तो। और एनिमल की बात करूं, मेरे अंदर तो भाई ऑर्गन क्या, ऑर्गन सिस्टम भी बनता है। डाइजेस्टिव सिस्टम देख लो, जिसके अंदर मेरा स्टमक, पैनक्रियाज, मेरा ये फूड पाइप, कितनी सारी चीजें आ जाती हैं कि भाई सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन,
ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम भी बन गया। जबकि बेटा प्लांट के अंदर आपको लिविंग वर्ल्ड में बताया कि ऑर्गन्स होते हैं बट ऑर्गन सिस्टम जैसा कुछ नहीं होता। ऑर्गन सिस्टम मेरे सिर्फ एनिमल सेल में रहते हैं, जिसके साथ मैंने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी कर लिया कवर। अब बचा पार्टी रह गया मेरा लास्ट पार्ट, विच इज व्हाट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स खाना कैसे खाते हैं। क्या रह गया कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स खाना कैसे खाते हैं। तो बच्चा पार्टी अगर मैं बात करूं मेरे बैक्टीरिया की, तो ये इतने अजीबोगरीब बैक्टीरिया हैं कि ये हर एक तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। हर एक तरीका मतलब हर एक तरीका। कुछ बैक्टीरिया प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, कुछ फंगस की तरह सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे, कुछ एकदम एनिमल की तरह खाना बनाएंगे ही नहीं, दूसरे पर डिपेंडेंट रहेंगे, कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करके खाना बना लेंगे। तो आपको सवाल आता है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा डाइवर्स किस किंगडम में रहता है, तो वो आपका क्या रहेगा, मोनेरा। मैं यहां पर ऐड भी कर देती हूं। ऐड कैसे करूं, लिखूं, देखो मोनेरा की स्पेशलिटी क्या है, मोस्ट डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। खाना बनाने के अलग अलग तरीकों में सबसे ज्यादा डाइवर्स कौन से हैं, मेरे मोनेरा। आप देखोगे बेटा ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक बोले तो खुद का खाना खुद से बनाए, खुद का खाना केमिकल से बनाया तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, खुद का खाना लाइट से बनाया तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, खुद का खाना नहीं बना सकते भाई तो क्या बोलूं, हेटेरोट्रॉफ। अब खुद का खाना नहीं बना रहे तो या तो किसी होस्ट को ढूंढेंगे, खुद पैरासाइट बनेंगे, या फिर डेड और डिकेइंग मैटर पर फीड करेंगे, जिसे क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक। अभी हम किंगडम मोनेरा करेंगे तो हम इन सारी चीजों के साथ डील करेंगे कि ये कैसे कैसे बैक्टीरिया हैं। बट तब तक के लिए इतना याद रखिए कि मोस्ट डाइवर्सिटी विद रिस्पेक्ट टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपके यही दिखाते हैं। अब मैं प्रोटिस्टा की बात करूं, बेटा जो मेरे प्रोटिस्टा है ना, इतना समझो कि मेरे प्रोटिस्टा एक तरीके से किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमल को जोड़ते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम प्लांटे और एनिमिलिया का कनेक्टिंग लिंक है। तो कुछ प्रोटिस्टा ऐसे हैं जो प्लांट की तरह, कुछ प्रोटिस्टा जो एनिमल्स की तरह। तो इनका न्यूट्रिशन भी ऐसे ही, कुछ प्लांट की तरह फोटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक, और कुछ एनिमल्स की तरह हेटेरोट्रॉफिक, क्योंकि क्या बताया, ये प्लांट और एनिमल के बीच का लिंक है। फंगस ऑलरेडी बता दिया बेटा, दे आर हेटेरोट्रॉफिक, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे कैन एक्ट एज अ पैरासाइट, कि कोई होस्ट ढूंढ ले और उससे खाना वाना लेते रहे। उसके अलावा प्लांट की बात करूं बेटा, ऑटोट्रॉफिक, अपना खाना खुद बनाने का है, प्लांट तो बनाते हैं। और अगर एनिमल्स की बात करूं, हेटेरोट्रॉफिक, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दे कैन बी सैप्रोफिटिक, डेड डिकेइंग मैटर पर फीड करें ऐसा, और होलोजोइक मतलब कंप्लीट फूड खा जाएं, कंप्लीट फूड इंजेस्ट करें जैसे अपन लोग करते हैं बेटा। उस इनटेक ऑफ कंप्लीट होल फूड, होलो वर्ड मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट थिंग, उसको अपन बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं उसे हम, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इतना समझिए। देखिए बच्चा पार्टी, तो आपके इस टेबल से बहुत 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 सारे सवाल बन सकते हैं। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि अपन लोग इसके कोई भी वर्ड्स हैं उनका मतलब समझें, उनको और डीप से कनेक्ट करेंगे जब हम एक एक किंगडम को पढ़ेंगे। जैसे कि इस लेक्चर में हम किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा को पढ़ने वाले हैं, और इसके साथ हमारा पहला टॉपिक जिसमें हमें क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की बात करनी थी वो हो गया है खत्म। अब हम कहाँ मूव करेंगे, अब हम मूव करेंगे हमारे किंगडम मोनेरा पर। इतना सबको क्लियर है? आई होप इतना आप सबको समझ आया। जहां मैंने किस चीज की बात की बेटा, मेरे 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की हम लोगों ने बात कर ली है। तो बच्चा पार्टी, इसके साथ हमने चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया वो हो गया है खत्म। और अब इस लेक्चर में हमें 2 और चीजें करनी है। एक बात करेंगे किंगडम मोनेरा, जैसा कि मैंने आपको बताया बैक्टीरियल किंगडम की, और एक बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा की।
अगर चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, विच इज किंगडम मोनेरा। मोनेरा मतलब बैक्टीरियल किंगडम के बारे में सब कुछ जानेंगे, तो बिना किसी डीले के इस पर आ जाते हैं। आपको मैं जनरल फीचर्स लिखवाऊंगी, सब कुछ पॉइंटर्स में रहेगा, एंड आई होप मेरे बच्चे पेन नोटबुक लेकर सब कुछ साथ में नोट कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपका कॉन्शियस माइंड उसे रजिस्टर कर सके और आपको वो ज़्यादा देर तक याद रहे। तो मैं लिखती हूँ मेन फीचर्स, बस इतना समझ लीजिए कि ये किंगडम बाकी किंगडम से एकदम सबसे अलग इसलिए है क्योंकि ये एक लौता किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स बोले तो जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस रहेगा। प्रिमिटिव न्यूक्लियस क्या होता है? ऐसा न्यूक्लियस जिसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है उसके आसपास वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन नहीं रहती। वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन नहीं रहती, ऑर्गेनल्स नहीं रहती, तो ये पुराने तरीके का सेल है। तो इसका ये एकदम मतलब नहीं है कि ये किसी भी किंगडम से कम है, बिकॉज दे आर वेरी रेजिस्टेंट। ये एक ऐसा किंगडम है जिसके ऑर्गेनिजम्स आपको एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी मिल जाएंगे। भले ही कोई वॉल्केनो के आसपास का एरिया हो, बहुत ही गर्म एरिया हो, हॉट थर्मल स्प्रिंग्स रहें, बहुत कोल्ड टेम्परेचर रहे, ये ऐसा किंगडम है जिसके ऑर्गेनिजम्स आपको ऑलमोस्ट हर जगह पर मिलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं बात करती हूँ फीचर्स और इसके टाइप्स की, कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। मेरे साथ नोट करिएगा। पहला पॉइंटर मैंने बोला कि इसके अंदर आएंगे यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। कैसे ऑर्गेनिजम्स? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। और प्रोकैरियोटिक तो हैं, ये साथ में कॉलोनी में भी रह सकते हैं, जिसके लिए मैंने क्या वर्ड यूज किया बेटा? मैंने यूज किया कॉलोनियल वर्ड यूज किया। यूनिसेल्युलर, प्रोकैरियोटिक, कॉलोनियल अलग अलग शेप्स में एग्जिस्ट करेंगे। टोटल 4 शेप्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। एक है कोकस, जिसे मैं बोलती हूँ राउंड शेप। कोकस जिसे मैं क्या बोलती हूँ बेटा? राउंड शेप। उसके बाद एक शेप आती है जिसे मैंने बोला बैसिलस, यानी कि रॉड शेप। अगली विब्रियो, यानी कि कॉमा शेप। आखिरी स्पाइरलम, यानी कि स्पाइरल शेप। स्पाइरलम यानी कि स्पाइरल शेप। इसको ड्रॉ करें। राउंड शेप कैसे ड्रॉ करूंगी बेटा? ऐसे सिंपली। रॉड शेप, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का नाम आपने सुना रहेगा। विब्रियो कॉमा शेप कैसे ड्रॉ करें? कुछ ऐसे। और स्पाइरल का मतलब तो हमें पता है कि स्पाइरल कैसा रहता है, कुछ इस प्रकार से रहता है। तो मैंने बोला कि इसके अंदर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं, कॉलोनी में भी रह सकते हैं, ऐसे भी। शेप इनकी कुछ ऐसे रहेगी। ये 4 शेप्स हैं जिसमें ये पाए जाते हैं। इसके बाद अगर मैं इनकी सेल वॉल की बात करूं तो ऑब्वियसली दे हैव सेल वॉल। उनकी सेल वॉल बनती है एक केमिकल की जिसका नाम है पेप्टिडोग्लाइकन। यहाँ पर पेप्टिडो वर्ड मतलब कोई ना कोई प्रोटीन है, ग्लाइकन पार्ट कोई ना कोई शुगर है। तो किस चीज से बनी सेल वॉल? पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडो प्रोटीन पार्ट, ग्लाइकन शुगर पार्ट। अब कोई पूछे भाई कौन सी शुगर है, तो आप शुगर के नाम भी याद कर सकते हो, NAG और NAM। इनकी फुल फॉर्म आपको नहीं करनी बेटा। NAG इज एन एसिटाइल गैलेक्टोसमीन, ग्लूकोसमीन, ऐसे अलग अलग सॉल्ट्स रहते हैं। और ये क्या है? एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। तो NAG और NAM की आपको फुल फॉर्म नहीं करनी है, बस ये देखना है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी है? पेप्टिडोग्लाइकन से बनी है। इतना अपन लोग समझ गए। इसके बाद अगली चीज क्या रहेगी? अगली चीज, इसके अंदर हम एक ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। जिसका क्या नाम है बेटा? माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो है बैक्टीरिया, बट बैक्टीरिया की तरह इसके अंदर सेल वॉल नहीं है। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में आपको कुछ चीजें बता देती हूँ। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, सबसे छोटा लिविंग सेल, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत छोटे थे। अब मैंने ऑलरेडी वो छोटी चीज है उसकी सेल वॉल और हटा दी, तो इट विल बिकम द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, जिसे मैंने क्या बुलाया? जिसे मैंने बुलाया माइकोप्लाज्मा। अब सेल वॉल ना होने की वजह से वो अपनी शेप बहुत इजीली चेंज कर सकता है, जिसे हम लोग प्लियोमॉर्फिक बोलते हैं। एंड दे ऑल्सो कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये पैथोजेनिक फॉर्म्स हैं।
और ये ऑक्सीजन के बिना भी सरवाइव कर सकते हैं बेटा। तो चलिए ये चीजें हम लोग अलग से हेडिंग बना लेते हैं यहां पर, जिसको मैंने क्या बोला, माइकोप्लाज्मा बोला। क्या बोला, माइकोप्लाज्मा। जल्दी से माइकोप्लाज्मा के इधर पॉइंटर्स लिखते हैं। माइकोप्लाज्मा पे मैं एक स्टार लगा रही हूं बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट और ये फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। माइकोप्लाज्मा पहला पॉइंटर लिखूंगी, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। मेरे साथ साथ नोट कर रहे हैं सारे बच्चे। इट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। सेल वॉल इज एब्सेंट। सेल वॉल एब्सेंट है, इसी की वजह से ये क्या चेंज कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है, जिसको मैं क्या बुलाती हूं, प्लियोमॉर्फिक, यानी कि अलग अलग शेप ले पाना, उसको प्लियोमॉर्फिक बोलते हैं बेटा। इसे हम जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। जोकर क्यों बोलते हैं बेटा, जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम जोकर या सर्कस में जोकर देखते हैं तो वो बहुत जल्दी एक्सप्रेशन चेंज करते हैं, कभी हंस रहे हैं कभी रो रहे हैं, एकदम से एकदम ड्रास्टिक चेंज। ऐसे ही माइकोप्लाज्मा शेप चेंज करता है, इसीलिए बोला उसे जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, इट कैन सर्वाइव एवरीवन विदाउट ऑक्सीजन, समझ रहे हैं मेरे बच्चे, विदाउट ऑक्सीजन। एंड इज पैथोजेनिक, डिजीज कॉज करेंगे, इज पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स में डिजीज कॉज करेंगे ये ऑब्वियसली। और इनका दूसरा नाम है PPLO, जिसकी फुल फॉर्म रहेगी प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या रहेगी, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बेटा एक्चुअली अगर एक इंसान को, देखो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी मेरे माइकोप्लाज्मा की, अ पर्सन विज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, और उसकी बॉडी में फ्लूइड रहता है जिसको हम प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। तो एक पर्सन जिसे निमोनिया है, जब उसे डायग्नोज किया गया तो उसके प्लूरल फ्लूइड से ये एक्सट्रैक्ट हुआ था, इसीलिए इसका नाम हमने क्या रखा, PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो आपसे कोई माइकोप्लाज्मा पूछे, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल पूछे, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम पूछे या PPLO पूछे, इट इज वन एंड द सेम थिंग। और जितने भी पॉइंटर्स, जितने भी सवाल बन सकते हैं, मैंने सब के सब इधर लिख दिए हैं ताकि आपको एकदम डिफिकल्टी ना हो। तो ये हमने देखा मेरे बैक्टीरियल यानी कि मोनेरा किंगडम का इंट्रोडक्शन। आप लोगों को ऑलरेडी ये पता है कि यही किंगडम है विच शोज मैक्सिमम डाइवर्सिटी। दिस किंगडम, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, मैक्सिमम डाइवर्सिटी विद रिस्पेक्ट टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर मैं खाने की बात करूं कि ये अपना खाना कैसे अचीव करते हैं, कैसे खाना अपना बनाते बनाते हैं, तो इस किंगडम के पास सारे तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन अवेलेबल हैं, जिसको मैंने यहाँ भी लिख दिया है। जिसके साथ देखिए, अगर आप ये NCERT का डायग्राम देखें तो इन्होंने कोकस शेप दिखाई, जिसे प्लूरल हम क्या बुलाते हैं बेटा, कोकाए। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, जिसमें एक चेन में राउंड शेप के बैक्टीरिया रहते हैं। अगला बैसिलस, रॉड शेप, एग्जाम्पल याद करो, लैक्टोबैसिलस बेटा, जो मेरा कर्ड के अंदर लैक्टोबैसिलस रहता है। तीसरा स्पाइरेला यानी कि स्पाइरलम, स्पाइरल शेप का रहेगा। चौथा विब्रियो विच इज कॉमा शेप्ड। अब आपने सुना है कॉलेरा का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या रहता था, कॉलेरा का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म था विब्रियो कॉलेरी। क्यों, क्योंकि वो ऐसे कॉमा शेप का था। ठीक है, एम आई मेकिंग सेंस। अब इसी के साथ अगर मैंने बोला कि मैम हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, अब मैं किंगडम मोनेरा को दो ग्रुप्स में डिवाइड करती हूं। एक ग्रुप को मैंने बोला आर्कीबैक्टीरिया, क्या बोला, आर्कीबैक्टीरिया, और दूसरे ग्रुप को मैंने बोला यूबैक्टीरिया। दूसरे ग्रुप को क्या बोला, यूबैक्टीरिया। अब यहां पर ये जो आर्की वर्ड है, आपने सुना है आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया एक, और उसमें से ये पता लगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे मतलब इसे पुराने जमाने की चीजें को जब अपन ने खोदा तो उससे कुछ कुछ फाइंडिंग्स होती हैं, तो वहां से आर्की इज पुराना, आर्की इज पुराना। तो मैंने क्या बोला, आर्की बैक्टीरिया कैसे बैक्टीरिया है बेटा मेरे,
प्रिमिटिव बैक्टीरिया। क्या है बेटा ये मेरे? प्रिमिटिव यानी कि पुराने बैक्टीरिया। अब जो पुराने बैक्टीरिया थे वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट थे। जस्ट लाइक बच्चा पार्टी आजकल अपन लोगों की इम्यूनिटी बहुत ही कम है, लेकिन जो पुराने लोग थे उनकी क्या इम्यूनिटी, क्या एनर्जी। वैसे ही हमारे आर्की बैक्टीरिया प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं एंड दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस। दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस रहेंगी, ये उसमें भी सर्वाइव कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव अ स्पेशल सेल वॉल स्ट्रक्चर। इसका मतलब बाकी बैक्टीरिया से अलग इनका कुछ थोड़ा सेल वॉल अलग है, जिस वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि आर्की बैक्टीरिया को मैंने 3 टाइप्स में डिवाइड किया, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। एक को हमने बोला हैलोफाइल, दूसरे को हमने बोला थर्मो एसिडोफाइल। क्या बोला? थर्मो एसिडोफाइल। और तीसरे को अपन ने बोला मिथानोजन। तीसरे को अपन ने बोला मिथानोजन। तो ये जनरल आर्की बैक्टीरिया, पुराने बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं क्योंकि सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग, और इसके अंदर ये 3 कैटेगरीज आती हैं। समझे? इनको अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। अब आ जाओ जरा यू बैक्टीरिया। बच्चा पार्टी यू बोले तो ट्रू, ये कैसे बैक्टीरिया हैं? यू बोले तो ट्रू, तो ये कैसे बैक्टीरिया हैं बेटा? ट्रू बैक्टीरिया। और इनको मैंने डिवाइड किया 3 पार्ट्स के अंदर। कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया इनको? 1, 2, 3 पार्ट्स के अंदर। पहले पार्ट का नाम है साइनोबैक्टीरिया। क्या नाम है? यू बैक्टीरिया के अंदर पहली कैटेगरी का साइनोबैक्टीरिया। दूसरी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दूसरी कैटेगरी का नाम है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और तीसरी कैटेगरी का नाम है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तीसरी कैटेगरी का नाम है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकती। अब यू बैक्टीरिया के अंदर है तो 3 कैटेगरी, साइनोबैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया और हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है बेटा? सबसे ज्यादा तादाद में क्या प्रेजेंट है? हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। तो ये कर दिया मैंने अपने किंगडम मोनेरा को डिवाइड। अब हमारा आगे का काम क्या रह गया? मोनेरा को खत्म करने के लिए इन तीनों को पढ़ना और इन तीनों को पढ़ना, जिसके साथ किंगडम मोनेरा हो जाएगा खत्म। तो जल्दी जल्दी से खत्म करते हैं। आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया हम लोगों ने देख लिया कि ये कैसे अलग है। अब मैं क्या देखूंगी? आर्की बैक्टीरिया के टाइप्स देख लेते हैं। पहला टाइप मैंने क्या बोला कि इसके अंदर आता है हैलोफाइल। क्या आता है? हैलोफाइल। हैलो बोले तो सॉल्ट, फाइल बोले तो लविंग। फाइल बोले तो लविंग। तो ये हैलोफाइल्स क्या हैं? बेसिकली दीज आर सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया। सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया है। इसका मतलब किसमें सर्वाइव कर पाएंगे? एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशंस। कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज। एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज में ये सर्वाइव कर सकते हैं। हैलोफाइल्स की जब मैंने बात की, दूसरी कैटेगरी पे आ जाओ। दूसरी कैटेगरी का नाम क्या था? थर्मो एसिडोफाइल। क्या नाम था? थर्मो एसिडोफाइल। बेटा थर्मो मतलब मैं किस चीज की बात कर रही हूँ? हाई टेम्परेचर की बात कर रही हूँ। एसिडो मतलब मैं एसिडिक कंडीशन की बात कर रही हूँ। फाइल का मतलब मैं लविंग की बात कर रही हूँ। फाइल मतलब मैं लविंग की बात कर रही हूँ। तो ऐसे बैक्टीरिया दैट कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर। एक तो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करें एंड हाई एसिडिटी। बहुत ज्यादा टेम्परेचर और एसिडिटी सहने वाले बैक्टीरिया को क्या बोला? थर्मो एसिडोफाइल। जैसे बेटा कहां पर प्रेजेंट होंगे ये? प्रेजेंट इन हॉट थर्मल स्प्रिंग्स।
कोई हॉट थर्मल स्प्रिंग रहेगा बेटा जहां पर बहुत एसिडिक पानी हो, भले ही गर्म हो, वहां पर भी मेरे थर्मो एसिडोफाइल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आर्की बैक्टीरिया की कैटेगरी से हैं विच आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट। अब तीसरा और आखिरी टाइप करके आर्की बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। इसका नाम क्या था जल्दी से बताइए? इनका नाम था जी मिथानोजन। इनका नाम क्या था? मिथानोजन। अब आपको इसको पढ़ के क्या समझ आ रहा है? मिथानोजन मतलब ये मीथेन प्रोड्यूस करेंगे। बेटा ये बैक्टीरिया र्यूमिनेंट एनिमल्स के गट में रहते हैं। र्यूमिनेंट एनिमल्स वो होते हैं जो कि जुगाली करते हैं। जुगाली मतलब एक बार आपने गाय भैंस को देखा है कि आराम से बैठी हुई है, चारा वारा लिया, एकदम से पूरा गल्प में खा लिया और फिर बैठे बैठे थोड़ा थोड़ा उसे मुंह में लाती हैं ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में और फिर उसे चबाती रहती हैं। अगर अपन लोग भी ऐसे बहुत धीरे धीरे बड़ा मंचिंग करते हैं तो मम्मी क्या बोलती है कि क्या जुगाली कर रहा है, पूरे दिन जुगाली करता रहता है। अपन को कई बार आदत होती है। तो ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं? अपन र्यूमिनेंट्स बोलते हैं, जो कि जुगाली करते हैं। एक बार खाने को ले लिया अंदर और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में लाकर उसे अच्छे से मैश करते हैं माउथ के अंदर। तो बच्चा पार्टी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बफलो हो गया, आपका काऊ हो गया, इनके गट के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जिनको क्या बोला? मेथानोजन। आप सोचो उनके गट के अंदर बैक्टीरिया रह रहे हैं तो ऑब्वियसली एक्सट्रीम कंडीशन में ही रह रहे हैं और ये क्या करते हैं? मीथेन प्रोड्यूस करते हैं बेटा ये बैक्टीरिया। इसीलिए आपने सुना होगा कि कई बार बहुत सारे बायोगैस प्लांट्स होते हैं। बायोगैस प्लांट्स में क्या होता है बेटा? ये जो एनिमल्स रहते हैं इनके डंग से, इनके एक्सक्रीटा से उसको प्रोसेस करके क्या निकालते हैं बेटा? बायोगैस, जिसका एक मेन कंपोनेंट क्या है? मीथेन है, यानी कि CH4, जिसलिए इनका नाम क्या पड़ा? मिथानोजन पढ़ा। इसलिए मैंने बोला मिथानोजेंस दे आर प्रेजेंट इन गट ऑफ र्यूमिनेंट एनिमल्स। बेटा र्यूमिनेंट एनिमल्स का मतलब मैं लिख देती हूं, एग्जाम्पल र्यूमिनेंट एनिमल लाइक बफलो, ठीक है। और ये बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस मीथेन, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं विच इज CH4 एंड हेल्प इन बायोगैस प्रोडक्शन। किसमें हेल्प करेंगे बेटा? बायोगैस प्रोडक्शन में, जो कि एक क्लीनर फॉसिल फ्यूल है ना, बहुत कम पॉल्यूशन क्रिएट करता है, एक क्लीनर फॉसिल फ्यूल है। तो इसके साथ हमने किस चीज को खत्म कर लिया? आर्की बैक्टीरिया को एकदम बराबर से खत्म कर लिया। समझ आ गया सबको? हैलोफाइल, थर्मो एसिडोफाइल्स और तीसरा क्या किया अपन लोगों ने? मिथानोजेंस किया। इसके साथ हम चलते हैं अपने यू बैक्टीरिया पर। बच्चा पार्टी यू बैक्टीरिया 3 टाइप के हमने बताए, जिसमें से मेरा पहला टाइप क्या रहता है? साइनोबैक्टीरिया। एक एक स्लाइड पे अपन लोग सब खत्म कर देंगे, जिसको मैंने क्या बोला? साइनोबैक्टीरिया बोला। क्या बोला हम लोगों ने? साइनोबैक्टीरिया। अब आप लोगों ने सयान कलर सुना है क्या किसी ने? CYAN बेटा, सयान कलर सुना है किसी ने? बहुत ही अच्छा सी का कलर होता है बेटा ये। तो बच्चा पार्टी अपन लोगों ने आर्की बैक्टीरिया खत्म कर लिया। आर्की बैक्टीरिया खत्म कर लिया तो अब शुरू करेंगे यू बैक्टीरिया से। यू बैक्टीरिया की 3 कैटेगरीज एक एक स्लाइड में निपटाते हैं जल्दी से। पहली कैटेगरी का नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया। पहली कैटेगरी का क्या नाम है? साइनोबैक्टीरिया। बेटा ये सयान वर्ड कहाँ से आया? आपने सुना है कि जो समुद्र का प्यारा सा बिल्कुल परफेक्ट सा ब्लू कलर होता है, दैट इज द सयान कलर। तो ये सयान की सिग्निफिकेंस क्या है? अगर आपने प्लांट्स सुने हो तो प्लांट के अंदर कुछ कुछ कलर के पिगमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया मेरे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, जिनको हम मानते हैं कि जरूर 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 ये प्लांट के एंसेस्टर्स रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास प्लांट्स की तरह ही अवेलेबल एक पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए। अब ये सोचो कि भाई बैक्टीरिया को बोलना है कि भाई तुम कितने सही हो, तुम तो प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस कर रहे हो। इसीलिए अपन ने साइनोबैक्टीरिया को एक और नाम भी दिया, BGA, बोले तो ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या नाम दिया बेटा? ब्लू ग्रीन एल्गी। अब है तो बैक्टीरिया, एल्गी तो प्लांट की कैटेगरी है, लेकिन बस बोलने बोलने के नाम से क्या बोला? ब्लू ग्रीन एल्गी।
इनको इंपॉर्टेंस देते हुए कि तुम एल्गी, तुम प्लांट की तरह क्या करते हो, फोटोसिंथेसिस करते हो। तो साइनोबैक्टीरिया के पॉइंटर्स लिख लेते हैं इन नो टाइम। पहला पॉइंट, दीज आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कैसे बैक्टीरिया है बेटा, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट्स है, फोटोसिंथेसिस करेंगे। हैव पिगमेंट्स, दे हैव पिगमेंट्स सिमिलर टू प्लांट्स। प्लांट्स के सिमिलर पिगमेंट्स हैं, जैसे कि मैं बता देती हूं, दे हैव क्लोरोफिल ए एंड आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी, and they are also considered to be the ancestors of plants। कि भैया प्लांट के एंसेस्टर्स यही हैं, प्लांट से पहले तो बैक्टीरिया आए, तो ये बैक्टीरिया ही मेरे प्लांट के पूर्वज हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया क्या है, प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस करते हैं, पिगमेंट्स प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है बेटा। और ये कैसे हो सकते हैं बेटा, यूजुअली यूनिसेलुलर, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, साथ में कॉलोनी में भी रह सकते हैं, मैंने बोल दिया कॉलोनियल हो जाएंगे। इसके अलावा टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, यानी कि लैंड पर रहें, एक्वेटिक हो सकते हैं, और उसमें भी स्पेसिफिकली सी वाटर में रहें तो मरीन भी हो सकते हैं। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा मैंने क्या बोला, दे ब्लूम इन वाटर बॉडीज। बेटा वाटर बॉडीज के अंदर ये ब्लूम करते हैं, मतलब कि एक्सेसिवली मल्टीप्लाई करते हैं। ब्लूम करना मतलब एकदम से एक्सेसिवली क्या किया इन्होंने, मल्टीप्लाई किया एक्सेसिवली, जिसको हम बुलाते हैं एल्गल ब्लूम, जिसको हम बुलाते हैं एल्गल ब्लूम, जिससे कई बार मेरी पूरी सी का कलर एकदम से चेंज हो जाता है, क्योंकि ये इतनी ग्रो कर गई बेटा। आखिरी पॉइंट, इनके एग्जाम्पल क्या है, तो एनसीईआरटी ने एक फिगर दी बेटा ये, और एक एग्जाम्पल दिया, इसका नाम है नोस्टॉक, और एक और साइनोबैक्टीरिया का नाम है एनाबीना। क्या नाम है बेटा, नोस्टॉक और एनाबीना। अगर आप इसके अंदर देखो तो बहुत सवाल आते हैं बेटा यहां से। ये जो आपने स्ट्रक्चर देखा, पहले तो ये समझिए कि इसके बाहर एक म्यूसिलेजिनस शीट है। क्यों बेटा, ये पानी के अंदर रहती है, तो पानी के अंदर रहने के लिए एक जेली लाइक कवरिंग है इनके पास, जिसको क्या बोला, म्यूसिलेजिनस शीट। उसके अलावा एक बहुत ही थोड़ा बड़ा सा चमकीला सेल प्रेजेंट है। उस चमकीले सेल का नाम क्या है, हेटेरोसिस्ट। और हेटेरोसिस्ट किस चीज में हेल्प करेगा, N2 के फिक्सेशन में, नाइट्रोजन के फिक्सेशन में। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि मेरे यही साइनोबैक्टीरिया हैं कि फोटोसिंथेसिस तो कर रहे हैं, उसके साथ ये नाइट्रोजन को भी फिक्स करते हैं। ये डायग्राम किसका डायग्राम, नोस्टॉक, नोस्टॉक का जैसा एक और बैक्टीरिया एनाबीना, और ये सब कुछ बेहद जरूरी है बेटा, इसको याद रखना। इसके साथ अपन लोगों ने साइनोबैक्टीरिया खत्म कर लिया बेटा। साइनोबैक्टीरिया के बाद हम क्या करेंगे, बहुत छोटी छोटी कैटेगरी रह गई, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बच्चा पार्टी, ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या है? अगर मैं ये कीमो वर्ड की बात करूं तो मैं बेसिकली कुछ ना कुछ केमिकल्स की बात कर रही हूं, राइट? तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं एटीपी यानी कि एनर्जी बनाने के लिए। आपको पता है एनर्जी की करेंसी क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो मैंने क्या बोला आपको, दीज बैक्टीरिया, बहुत ध्यान से जल्दी जल्दी सुनिए, दीज बैक्टीरिया यूज केमिकल्स। कैसे केमिकल्स? लाइक सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, ऐसे ऐसे केमिकल्स का यूज करेंगे बेटा, फॉस्फेट टू सिंथेसाइज। क्या सिंथेसाइज करने के लिए बेटा? एटीपी सिंथेसाइज करने के लिए। और आप देखो कि अगर ये सब कर रहे हैं तो ये एक तरीके से मेरी मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प कर रहे हैं। क्यों भाई, मेरा सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट जो पड़ा था वो यूज हो गया। इसीलिए आखिरी पॉइंट मैंने क्या लिखा, हेल्प्स इन
मिनरल रिसाइकलिंग। किसमें हेल्प किया बच्चा पार्टी? मिनरल्स रिसाइकलिंग में। बच्चा पार्टी देखो, हम सबको मोटिवेशन तो चाहिए काम करने के लिए। क्या चाहिए? मोटिवेशन चाहिए काम करने के लिए। तो आप लोगों के कमेंट्स देखकर ही मोटिवेशन मिलती है। कई बार मैं रुक जाती हूँ बीच में कि भाई सामने बच्चे होते तो कितना अच्छा लगता, मज़े आते, आप लोगों से बात करती और मुझे फीडबैक मिलता। तो इसीलिए मैं पुराने वीडियोस के कमेंट बॉक्स में चली जाती हूँ, आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ कि हाँ जी बच्चे वेट कर रहे हैं वीडियोस की, हाँ मैं कुछ कर रही हूँ तो वो कहीं काम आएगा, आप उसको ध्यान से पढ़ोगे, आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपके मार्क्स आएंगे, आप एक्चुअली समझोगे कि अगर मैं बैक्टीरिया की बात कर रही हूँ तो कितने विचित्र टाइप के बैक्टीरियाज हैं। इट वुड हेल्प यू टू नो द वर्ल्ड अराउंड बेटर। और ऐसे ही तो हम धीरे धीरे इंटरेस्ट जगाते हैं बेटा किसी भी सब्जेक्ट में, है ना। तो जब भी आपको कम मोटिवेटेड लगे तो सोचना दैट वी आर देयर इन द सेम बोट और हम कर लेंगे, ठीक है। तो हम एकदम किंगडम मोनेरा खत्म करने वाले हैं और ये मेरी किंगडम मोनेरा की आखिरी स्लाइड है बेटा, जिसको मैंने क्या बोला? हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। मैंने बोला कि मैंने किंगडम मोनेरा स्टार्ट किया था, उसका 1-2 मिनट वाला रिकैप इस स्लाइड के बाद करेंगे कि क्या क्या पढ़ लिया। अब ये देखिए, मैं तीसरी कैटेगरी खत्म करती हूं जो कि क्या है? हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। क्या है बेटा ये? हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। पहले तो मैं बोल दूं कि भाई सबसे ज्यादा बैक्टीरिया, मोस्टली बैक्टीरिया बिलोंग टू दिस कैटेगरी। मोस्टली बैक्टीरिया बिलोंग टू दिस कैटेगरी। हेटेरोट्रॉफ से पता लग रहा है कि ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। इसके अंदर वो बैक्टीरिया आएंगे बेटा जो कि एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं। सिंथेसिस ऑफ ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करेंगे? एंटीबायोटिक्स। सिंथेसिस ऑफ एंटीबायोटिक कौन करेंगे? यही बैक्टीरियाज करेंगे। अगर मैं बात करूं कर्ड फॉर्मेशन की, तो ये कर्ड फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व्ड होंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, भाई लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ही तो है जो कि कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। और किस में हेल्प करेंगे बेटा? ये नाइट्रोजन के फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं ये बैक्टीरिया। किसमें? नाइट्रोजन के फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। इतना समझे बच्चा पार्टी? ये बैक्टीरिया डिजीज कॉज करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। किसमें डिजीज कॉज करेंगे? ये प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर डिजीज कॉज करेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं तो आपने सुना है कुछ डिजीजेस के बारे में, जैसे कि मैंने बोल दिया टाइफॉइड। क्या बोल दिया? टाइफॉइड। मैंने बोल दिया टीबी, बोला मैंने टाइफॉइड, टीबी। एक डिजीज है बेटा प्लांट में जिसका क्या नाम है? सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर सिट्रस फ्रूट्स में होती है, एक बैक्टीरिया करता है। उसके अलावा अगर मैं कॉलेरा की बात करूं तो ये सारे क्या हैं बेटा? मेरे बैक्टीरियल डिजीजेज हैं। क्या है मेरे बैक्टीरियल डिजीजेज? तो मैंने देखा सबसे ज्यादा बैक्टीरिया इसी कैटेगरी के हैं। ये एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं, कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेंगे, डिजीजेस कॉज करेंगे। और अगर मैं बिल्कुल आखिरी पॉइंट लिखवा दूं तो मैं बात करूंगी इनकी रिप्रोडक्शन की। किसकी बात करूंगी? रिप्रोडक्शन, जो कि एसेक्सुअली भी हो सकती है और कैसे हो सकती है? सेक्सुअली भी हो सकती है। सेक्सुअल मोड और एसेक्सुअल मोड। अब एसेक्सुअल मोड आप यहां पर आराम से देख रहे हो। क्या है बेटा? ये बाइनरी फिजन। जब एक बैक्टीरिया 2 में टूट गया तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी? भैया बाइनरी फिजन से होगी। बाइनरी बोले तो 2, फिजन बोले तो टूटना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस से होती है जिसका नाम है कॉन्जुगेशन। जिसका क्या नाम है? कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन क्या होता है ये डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी मैं सेल वाले चैप्टर में। तो याद रखना कि मैम ने क्या बोला है, कॉन्जुगेशन कहाँ पढ़नी है? सेल वाले चैप्टर में पढ़नी है। फिर भी थोड़ा सा पहले बता देती हूँ कि अगर एक बैक्टीरिया और दूसरा बैक्टीरिया, भैया बैक्टीरिया के अंदर मेल और फीमेल जेंडर्स नहीं होते, तो अपन लोग स्ट्रेन बोल देते हैं कि एक प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम पे क्या होता है? मेरा एक बैक्टीरिया ने क्या किया? अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल किया और उसको अपने जेनेटिक मटेरियल को बेटा एक ट्यूब के थ्रू कहाँ भेज दिया?
एक ट्यूब के थ्रू दूसरे बैक्टीरिया के अंदर भेज दिया। ये जेनेटिक मटेरियल का जो ट्रांसफर है ये कॉन्जुगेशन कहलाता है, और ये इनका पुराने टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जी, जिसके साथ मैंने किंगडम मोनेरा को कर दिया है खत्म। आई होप दिस ऑल इज मेकिंग सेंस फॉर यू एवरीवन। बहुत जोश में ही करेंगे हम चीजें ताकि वी आर डिटरमिन्ड। मैंने आपको ऑलरेडी खत्म करा दिया है किंगडम मोनेरा, जिसके अंदर मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। पहले मैंने आपको मोनेरा के जनरल कैरेक्टर्स बताए। क्या बताए? जनरल कैरेक्टर्स। फिर बताया कि मैंने मोनेरा को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, आर्किया या आर्की बैक्टीरिया, और दूसरी कैटेगरी जिसका नाम मैंने बोला यू बैक्टीरिया। फिर मैंने आर्की बैक्टीरिया की तीन कैटेगरीज पढ़ ली, तीनों के तीनों, हेलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल और मिथानोजन। फिर मैंने यू बैक्टीरिया की तीन कैटेगरी पढ़ ली, एक कैटेगरी साइनोबैक्टीरिया, एक कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया और एक हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना, आर्की बैक्टीरिया पढ़ना, उसके तीन टाइप्स पढ़ना, यू बैक्टीरिया पढ़ना, उसके तीन टाइप्स पढ़ना। ये मैंने आपको ऐसे क्यों बताया? क्योंकि बेटा कोई भी चैप्टर जब आप कर रहे हो, कोई भी टॉपिक कर रहे हो, उसका बर्ड्स आई व्यू आपके दिमाग में रहना चाहिए। कुछ दो तीन सवाल तो आप सिर्फ इतनी चीज से ही कवर कर सकते हो कि आर्की बैक्टीरिया के एग्जाम्पल, यू बैक्टीरिया के, आर्की और यू बैक्टीरिया किस किंगडम में आता है, मल्टीपल थिंग्स। तो आप कोई भी चीज पढ़े, एक बार अपने दिमाग से उसे रिवाइंड जरूर करें कि हमें क्या समझ आया, क्या नहीं आया। इसके साथ बिना किसी भी देरी के मैं आ गई अपने पूरे लेक्चर के आखिरी पार्ट पर, विच इज किंगडम प्रोटिस्टा। बहुत ही मुश्किल किंगडम लगता है, पता नहीं बच्चों को क्यों, लेकिन इतना आसानी से पढ़ाऊंगी कि आपको आ जाएगा मजा एकदम। अब ये देखिए, मैं आपको आधी चीजें तो इंट्रोडक्टरी स्लाइड में ही बता दूंगी प्रोटिस्टा के। इतना समझो कि मेरा प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जो कि प्लांट और एनिमल दोनों को जोड़ता है। इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट, एनिमल और साथ में फंगस का भी, साथ में फंगस का भी। ऐसे कैसे? अब जो मैंने बोला, अगर मैंने बोला, मैंने किस किंगडम की बात की? प्रोटिस्टा किंगडम। मैंने आपको एक चीज ऑलरेडी बताई थी कि इसके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बोले तो सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि यूकैरियोटिक हैं, बोले तो परफेक्ट सेल है, सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह प्रेजेंट है। बच्चा पार्टी, प्रोटिस्टा इज द कनेक्टिंग लिंक। एक ऐसा किंगडम है जो कि कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में? मेरे प्लांट्स के बीच में, मेरे एनिमल्स के बीच में, और इवन मेरे किंगडम फंगस के बीच में। इन तीनों का कनेक्टिंग लिंक क्या रहेगा? मेरा प्रोटिस्टा रहेगा। इतना समझे, कनेक्टिंग लिंक रहेगा, बढ़िया से, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसके अंदर, अब मैंने बोला जी ये रहा मेरा किंगडम प्रोटिस्टा, जैसा कि बोला उस हिसाब से मैंने इसे डिवाइड कर दिया, एक कैटेगरी, दो कैटेगरी, तीन कैटेगरी। प्रोटिस्ट जो प्लांट जैसे हैं, मैंने लिखा प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। प्लांट जैसे प्रोटिस्ट होते हैं। मैम ने बोला कि फंगस जैसे प्रोटिस्ट होते हैं, ये लो फंगस लाइक प्रोटिस्ट। और तीसरा मैम ने क्या बोला, कैसे प्रोटिस्ट होते हैं? भाई एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, तो ये भी लिख दिया मैंने। देखो बिल्कुल आसान लग रहा है भाई, मैं तीन कैटेगरीज में इसको इजीली डिवाइड तो कर ही दिया है। अब देखो, अब जो 5 नाम मैं आपके आगे रखूंगी, बेसिक्स मैंने बता दिए। अर्नेस्ट हेकल ने मेरा नया किंगडम दिया था, किंगडम प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का, जो कि प्लांट, एनिमल, फंगस तीनों से मिलते हैं, ये भी बताया। अब 5 जो नाम लूंगी, 2-2 मिनट की हर एक स्लाइड और हमारा किंगडम प्रोटिस्टा खत्म। पहले प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के 3 एग्जाम्पल बच्चा पार्टी साथ के साथ याद करो। पहले का नाम है क्राइजोफाइट, बोलो मेरे साथ तेज, क्राइजोफाइट। क्या नाम है? जल्दी से बोलो, क्राइजोफाइट। दूसरा नाम बोलो डाइनोफ्लैजिलेट, बोलो डाइनोफ्लैजिलेट। तीसरा नाम क्या रहेगा बेटा? यूग्लिनॉइड। जब तक किसी चीज को नहीं बोलोगे नहीं याद होगा। तीसरा नाम क्या रहेगा? यूग्लिनॉइड। क्राइजोफाइट पहला, डाइनोफ्लैजिलेट दूसरा, यूग्लिनॉइड तीसरा। ये 3 है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। अब चौथा नाम फंगस लाइक प्रोटिस्ट का नाम है स्लाइम मोल्ड।
फंगस लाइक प्रोटिस्ट का क्या नाम है भाई? स्लाइम मोल्ड। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट का क्या नाम है बेटा? प्रोटोजोआ बोल दो या फिर प्रोटोजोन्स बोल दो। प्रोटोजोन्स बोल दो या प्रोटोजोआ बोल दो, जू वर्ड से क्लियर है कि ये मेरे एनिमल से रिजेंबल करते हैं। तो आप देख लीजिए स्क्रीन, इन 5 नामों के साथ डील करूंगी और अपन का लेक्चर, अपन का किंगडम प्रोटिस्टा खत्म। पहले प्लान मुताबिक आ गए हैं मेरे क्राइजोफाइट्स, 5 4 3 2 1 एंड वी विल बी डन। बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम है, जल्दी से कुछ एनर्जी लाते हैं, कुछ बढ़िया सा गाना वाना सुन के। क्या शिनचैन का टाइटल सॉन्ग गाएं क्या? देखा है क्या बच्चा पार्टी आपने शिनचैन? अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो मेरे को ज़रूर बताना कि आपके बचपन का फेवरेट कार्टून क्या रहा है। मैंने अपने टाइम में बहुत कार्टून्स देखे हैं, जैसे स्कूबी डू, बॉब द बिल्डर, ऑसवर्ल्ड, शिनचैन, मिस्टर बीन और नॉडी। नॉडी कार वाला, भाई बहुत कार्टून्स देखे हैं मैंने। तो मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है ना? तो मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है भाई ये डोरेमोन, शिनचैन का टाइटल सॉन्ग। सारे क्लास के साथ कई बार अपन ऐसे पार्टी शार्टी कर रहे होते हैं तो सारी क्लास गा रही होती है, सोचो सारे बच्चे शिनचैन का टाइटल सॉन्ग गा रहे हैं, बहुत मज़े आ जाते हैं। आपसे भी किसी दिन लाइव में मिलेंगे और यही सब मस्ती अपन करने वाले हैं। बस थोड़ा एग्जाम के सिलेबस को ठिकाने लगा दें ताकि एक अच्छी स्टेट में पहुंच जाएं, और 11वीं के बाद फिर नीट की तैयारी भी तो करनी है इन एग्जाम्स के बाद बढ़िया से, ठीक है? आई होप आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा, ठीक है? आई विल शो माई प्रेजेंस देयर वेरी सून। आपको हाय हेलो बोलूंगी मैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, इसलिए याद से, बिना किसी डिले के। अब चलिए जल्दी जल्दी से 5 स्लाइड्स एज प्रॉमिस खत्म करते हैं प्रोटिस्टा को। बच्चा पार्टी, जब मैंने बोला क्राइजो, CHRYSO, क्राइजो का मतलब है गोल्डन। फाइट, फाइट का मतलब मैं बात कर रही हूं किसी प्लांट की। फाइट का मतलब मैं बात कर रही हूं किसी प्लांट की। मुझे ऑलरेडी पता है कि ये एक प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है। मुझे ऑलरेडी पता है कि ये कैसा प्रोटिस्ट है, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। बच्चा पार्टी, क्राइजोफाइट्स को मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक कैटेगरी को मैंने बोला डेस्मिड और एक को मैंने बोला डायएटम। एक को बोला डेस्मिड और एक को बोला डायएटम। और स्पेसिफिकली ये जो डेस्मिड्स हैं इसको अपन लोग बोल देते हैं गोल्डन एल्गी। प्लांट नहीं है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसीलिए एल्गी वर्ड का इस्तेमाल हुआ। तो डेस्मिड्स को क्या बोलते हैं? गोल्डन एल्गी। डायएटम्स दूसरी कैटेगरी है, दोनों क्राइजोफाइट्स के अंदर आते हैं। अब मैं अगर इनके फीचर्स आपके लिए इधर लिखने जा रही हूं बेटा, ध्यान से। दीज आर फोटोसिंथेटिक। भैया ये लोग क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस शो करेंगे। पानी में रहते हैं, एक्वेटिक है। एक्वेटिक बोले तो पानी में रहते हैं। अब पानी में रहते हैं तो फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। और दूसरा पानी क्या होता है? ब्लू ब्लू। मरीन वाटर में भी रह सकते हैं। मैम हम लोग समझ गए, ठीक है, ठीक है। बच्चा पार्टी, दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन। क्या बोला मैंने इनको? चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन बोले तो बेटा प्लांट्स क्या करते हैं? खाना प्रोड्यूस करते हैं। प्रोटिस्ट ये कैसे हैं? प्लांट जैसे, ये भी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन के अंदर जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो खाना बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ग्लूकोज कर रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रहे हैं वहां का, वो कौन है? मेरे क्राइजोफाइट्स ही हैं बेटा। फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, एक्वेटिक हैं, मरीन और फ्रेश वाटर दोनों में मिलेंगे, ओशियन के चीफ प्रोड्यूसर्स हैं। एवरीवन, अगला पॉइंट, दे अकर इन द फॉर्म ऑफ सोप बॉक्स अरेंजमेंट। सोप बॉक्स अरेंजमेंट क्या होता है बेटा? अब अगर आपने सोप बॉक्स को क्या बोल दूं हिंदी में? साबुनदानी देखी है बेटा? एक नीचे का फ्लैप, उसमें साबुन रखो, और एक ऊपर का फ्लैप। तो इसके अंदर ऐसा ही सोप बॉक्स अरेंजमेंट आपको क्या मिलेगा बेटा? देखने को मिलेगा। अब ये जो सोप बॉक्स अरेंजमेंट रहता है, इसका मतलब क्या बोल दूं? 2 ओवरलैपिंग शेल्स रहेंगे भैया जी। क्या रहेंगे? 2 ओवरलैपिंग शेल्स रहेंगे। और ये जो शेल्स हैं वो किस चीज के बने हैं बेटा? मेड अप ऑफ सिलिका। और सिलिका एक ऐसी चीज है
जो कि टूटती फूटती नहीं है भाई, दिस इज इंडिस्ट्रक्टेबल। क्या है इंडिस्ट्रक्टेबल? मतलब टूटेगी फूटेगी नहीं। तो बेटा जब एक क्राइजोफाइट, जब एक डायटम मर भी जाएगा, उसके बाद भी उसके रिमेन्स वहां पर रह जाएंगे, बिकॉज सिलिका इज इंडिस्ट्रक्टेबल। तो इसीलिए इसके रिमेन्स जो रह जाते हैं इसके मरने के बाद, उसको हम बोलते हैं डायटोमेशियस अर्थ। क्या बुलाते हैं बेटा उसे? डायटोमेशियस अर्थ। ये जो डायटोमेशियस अर्थ है ये एक तरीके से काफी वाइट कलर का रहता है और पाउडरी रहता है। उस पाउडरी नेचर के लिए साइंस में एक वर्ड है बेटा ग्रिटी नेचर। जो थोड़ा सा दानेदार रहेगा ना उसको अपन लोग ग्रिटी बोलते हैं। और ग्रिटी नेचर की वजह से अगर मैं इसके यूजेस की बात करूं, अब कोई चीज खुरदुरी है तो मैं उसको कहाँ यूज कर लूंगी बेटा? पॉलिशिंग में यूज करूंगी। और किसमें? फिल्टरेशन ऑफ ऑयल सैंड सिरप्स। फिल्टर करने में किसको? ऑयल सैंड सिरप्स को फिल्टर करने में। अब ये पढ़कर घबराओ मत, याद करा रही हूं, चिंता मत करो, क्राइजोफाइट्स हो गया है। मैंने बोला क्राइजोफाइट्स कैटेगरी, क्या बोला? गोल्डन एल्गी। दो टाइप, डेस्मिड्स और डायटम्स। डेस्मिड को गोल्डन एल्गी बोला। फिर मैंने बोला प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, फोटोसिंथेसिस करेंगे, पानी में रहेंगे, एक्वेटिक फ्रेश वाटर दोनों। भाई फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो ओशियन के चीफ प्रोड्यूसर हो गए। अब मेन चीज यही तो है, सारी चीजें कनेक्टेड। सोप बॉक्स अरेंजमेंट, वो सोप बॉक्स के फ्लैप किससे बने भाई? सिलिका से बने। सिलिका इंडिस्ट्रक्टेबल है, टूटता फूटता नहीं, इसीलिए इनके मरने के बाद भी ये आपको ओशियन के किनारे मिलेंगे। जिन रिमेन को अपन ने डायटोमेशियस अर्थ बोला। अब इनका नेचर खुरदुरा होने की वजह से, आपने देखा है बेटा जब ये मजदूर वगैरह काम कर रहे होते हैं, किसी चीज की पॉलिशिंग करनी है तो एक सैंड पेपर होता है, बहुत रफ होता है और वो पॉलिशिंग के लिए यूज होता है, चीजों को पॉलिश करने के लिए। तो ये इसका नेचर दानेदार, ग्रिटी मतलब दानेदार होने की वजह से ये भी पॉलिशिंग में यूज होगा और ऑयल्स और सिरप्स को फिल्टर करने में, क्योंकि एक छलनी की तरह एक्ट करेगा जिससे आप ऑयल्स और सिरप्स को फिल्टर कर सकते हैं। ये हो गया मेरा क्राइजोफाइट, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बेटा। तो ये आपको याद करना रहेगा। अब बच्चा पार्टी, अब ये देखो अपन ने क्राइजोफाइट्स तो कर लिया, दूसरी कैटेगरी पे आ जाओ। क्राइजोफाइट्स प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, याद रखना, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। और बस एक साबुन दिमाग में ले आना भाई बढ़िया सा, तो सब याद रहेगा। ठीक है, सौंदर्य साबुन निरमा याद है सबको? तो साबुन दिमाग में रखना तो क्राइजोफाइट्स हो जाएगा। कौन से कलर का साबुन है भाई? गोल्डन कलर का साबुन है। गोल्डन कलर का साबुन इज क्राइजोफाइट, बात खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा 5 हो गया है, 4 3 2 1 रहता है। डाइनोफ्लैजिलेट मेरी सेकंड कैटेगरी है, जल्दी से मेरे साथ हो के नहीं? बच्चा पार्टी आर यू देयर? किसकी बात कर रही हूं? डाई बोले तो 2। अगला वर्ड क्या है? फ्लैजिलेट। फ्लैजिलेट मतलब कितने फ्लैजिला प्रेजेंट है बेटा? 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है। ये जो 2 फ्लैजिला रहेंगे ये क्या रहेंगे? अनइक्वल रहेंगे। एक लॉन्ग रहेगा और एक थोड़ा शॉर्ट रहेगा। अनइक्वल फ्लैजिला रहेंगे, डाइनोफ्लैजिलेट। ये तो इसके नाम से क्लियर है, ठीक है, ये तो इसके नाम से क्लियर है। अब मैं आपके लिए, देखो ये आपकी एनसीईआरटी की फिगर है जो बनी हुई है, और मैं आपके लिए एक प्यारा सा सुंदर सा फिगर और बना देती हूँ, बिल्कुल सिंपल, नथिंग वेरी आर्टिस्टिक। देखो एक पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर बनाओ मैम को खुश करने के लिए, दूसरा पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर बनाओ फिर से मैम को और खुश करने के लिए। तो ये इसके अंदर देख रहे हो 2 पहाड़ जैसे स्ट्रक्चर। भैया इसके ये जो सरफेस ये इतना हार्ड और रिजिड क्यों है? क्योंकि यहां पर सेलुलोज की प्लेट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सेलुलोज की प्लेट। मैम अब फ्लैजिला दिखा दो भाई, फ्लैजिला तो देखना रहेगा। तो देखो एक फ्लैजिला तो निकलेगा यहां से कुछ, ये क्या है मेरा? ट्रांसवर्स फ्लैजिला। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को क्या बोला? ट्रांसवर्स। और ये इस डायरेक्शन को क्या बोला? लॉन्गिट्यूडिनल। तो एक फ्लैजिला कैसा रहेगा? लंबा रहेगा, बोले तो लॉन्गिट्यूडिनल। और दूसरा क्या रहेगा? ये क्या बोला मैंने, कैसा फ्लैजिला है? ट्रांसवर्स फ्लैजिला। दोनों फ्लैप्स के बीच में जो ये स्पेस है
इसको मैंने बोल दिया ग्रूव, कि ये दोनों जो सेलुलोज की प्लेट है इसके बीच की जगह को मैंने ग्रूव बोल दिया। दो फ्लैजुला बना दिए भाई, एक फ्लैजुला ये मैंने लॉन्गिट्यूडिनल बना दिया और एक फ्लैजुला मैंने ट्रांसवर्स बना दिया। भाई समझ गए अपन। तो देखो डाइनोफ्लैजुलेट की आधी चीज तो मैंने बता दी है। अब ये बताओ फोटोसिंथेसिस करेगा कि नहीं करेगा? भाई करेगा, प्लांट जैसा प्रोटिस्ट है, कर लिया यार, पहला पॉइंट वही है। चलिए जल्दी से, सबसे आसान और मजेदार कैटेगरी मेरे को यही लगती है, तो मैं क्या लिखूंगी कि भाई ये भी तो मेरे क्राइजोफाइट की तरह क्या है, फोटोसिंथेटिक है। अब उससे अलग कैसे है? वो फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में था। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है दैट इट इज मोस्टली मरीन, ज्यादातर मरीन सॉल्टी वाटर में मिलेगा। अब आपने ड्रैगन टेल्स वाला कार्टून देखा है क्या? ड्रैगन टेल्स, आओ चलो हम सुने ड्रैगन टेल्स। नहीं देखा यार? उसमें होते हैं अलग अलग कलर के ड्रैगन्स, और वहीं से मेरे को याद आया कि डाइनोफ्लैजुलेट भी बतेरे कलर के, अलग अलग कलर के, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ब्राउन, रेड, इतने कलर के। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस है भाई, अलग अलग कलर के पिगमेंट प्रेजेंट है और उनकी वजह से डाइनोफ्लैजुलेट भी अलग अलग कलर के। देखिए डिफरेंट पिगमेंट्स आर प्रेजेंट, डिफरेंट पिगमेंट्स आर प्रेजेंट and hence they can be of different color। भैया अलग अलग कलर्स के हो सकते हैं अलग अलग पिगमेंट्स की वजह से, जैसे कि रेड, ग्रीन, येलो, एटसेट्रा एटसेट्रा कलर के आपको मिल जाएंगे। फ्लैजुला फिर से नहीं लिख रही कि दो हैं अनइक्वल है, ये लिख देती हूं कि सेलुलोज की रिजिड क्या प्रेजेंट है, प्लेट्स प्रेजेंट है। अब बच्चा पार्टी कई बार एक डाइनोफ्लैजुलेट है जो कि इतनी जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस मल्टीप्लाई करेगा रेड कलर का, मेरी पूरे समुद्र की लहरें क्या नजर आने लग जाएंगी, रेड कलर की। तो उस डाइनोफ्लैजुलेट का नाम क्या है मेरे बच्चों? इसका एग्जाम्पल दे देती हूं, GONYAULAX। क्या प्रोनाउंस करती हूं? गोन्यूलेक्स। गोन्यूलेक्स किस कलर का है बेटा? रेड कलर का है। और क्या लिखूं? इट डिवाइड्स ट्रिमेंडसली एंड कॉज रेड टाइड। ऐसे लगेगा कि भाई मेरी समुद्र की लहरें किस कलर की हैं? रेड टाइड्स। तो बेटा ये एक फिनोमेना कॉज करता है गोन्यूलेक्स रेड टाइड। इसके अलावा मेरा ये जो गोन्यूलेक्स जी है ये एक टॉक्सिन भी रिलीज करता है जो कि आसपास की फिशेस को किल कर देगा। तो अगर आप इस डायग्राम को समझ के करेंगे तो आपको ज्यादा रटना नहीं रहेगा, बिलीव मी। डाइनोफ्लैजुलेट, दो फ्लैजुला, अनइक्वल पहाड़ जैसे दो स्ट्रक्चर, सेलुलोज की प्लेट, दो फ्लैजुला निकल रहे हैं, फोटोसिंथेसिस करता है, अलग अलग कलर का नजर आता है, और गोन्यूलेक्स बस बेटा खत्म, बहुत ही थोड़ा सा है। अब इसको थोड़ा विजुअलाइज करो, ये क्या नजर आ रहा है भाई? सोप बॉक्स येलो कलर का। तो देखो ये जो डायग्राम है उसके अंदर आपको ऐसा सोप बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है बेटा। तो मैंने ये किसका डायग्राम दिखाया आपको? ये है मेरे क्राइजोफाइट्स बेटा। किसका डायग्राम है ये? क्राइजोफाइट। देख रहे हो सोप बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर भी आपको नजर आएगा यहाँ पे। और ये रेड कलर की टाइड ये किसकी वजह से हुई? गोन्यूलेक्स की वजह से, जो कि क्या है? मेरा एक डाइनोफ्लैजुलेट है। गोन्यूलेक्स की वजह से जो कि मेरा क्या है? एक डाइनोफ्लैजुलेट है। समझ गए? देख लिया रेड टाइड कैसे हो गई। आगे चलती हूँ भाई, तीसरी कैटेगरी यूग्लिनोइड। चीजें कम होती जाएंगी, लाइट होती जाएंगी। ये मेरा आखिरी प्लांट जैसा प्रोटिस्ट है, लेकिन ये समझो कि यूग्लिनोइड ने थोड़ी गद्दारी तो करी है, बट विचित्र चीज निकल कर आई। गद्दारी बोले तो एनिमल जैसा भी है और प्लांट जैसा भी। तो अगर ऐसा बोलें कि एक प्रोटिस्ट जो थोड़ा प्लांट थोड़ा एनिमल जैसा, बट ऐसे हो कैसे सकता है? सोचो जरा। तो मैंने क्या बोला? यूग्लिनोइड कैसा प्रोटिस्ट है? प्लांट लाइक
और साथ में क्या बोला भाई मैंने, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है, सुनिए जरा बच्चा पार्टी। सपोज करो कि मेरे सूरज मामा, अच्छा मामा तो चंदा होता है, तो अगर मेरे सूरज चाचू अगर आए हैं, यानी कि अगर लाइट प्रेजेंट है, अगर लाइट प्रेजेंट है तो ये प्रोटिस्ट किस चीज की तरह एक्ट करेगा, प्लांट की तरह एक्ट करेगा। और कौन सा प्रोसेस करेगा, मेरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा। किस चीज का प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस का। अगर सूरज चाचा हैं लाइट के प्रेजेंस में, और अगर भाई लाइट एब्सेंट है, चंदा मामा आए हैं, मैं क्या बोल दूं, लाइट एब्सेंट है, तो किसकी तरह एक्ट करेगा बेटा, एनिमल की तरह एक्ट करेगा। एंड इट विल एक्ट एज अ हेटेरोट्रॉफ। किसकी तरह एक्ट करेगा, हेटेरोट्रॉफ की तरह। तो देखो प्लांट की तरह अगर लाइट है, एनिमल की तरह अगर लाइट नहीं है, आ गया समझ बेटा। क्या बोला कि भाई ये तो प्लांट और एनिमल दोनों जैसा है। ये दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन होने के चक्कर में कभी कभी इसको मिक्सोट्रॉफिक भी बुला देते हैं, कि भाई लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करेगा, एब्सेंस में हेटेरोट्रॉफ की तरह, जिसे मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोल दिया मैंने। ठीक है, अब बच्चा पार्टी ये एक और तरीके से मेरे एनिमल से थोड़ा ज्यादा मिलता है। अब बताओ कि मेरे बाकी सारी चीजों के अंदर सेल वॉल थी प्लांट की तरह, यहां पर क्या है, यूग्लिनॉइड्स के अंदर जो सेल वॉल है वो क्या है, एब्सेंट, और उसकी जगह एक प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एक प्रोटीन रिच लेयर जिसका नाम है पेलिकल, जिसका नाम है पेलिकल। ये बेटा इसका इंपॉर्टेंट फीचर है, एक तो ये कि सेल वॉल नहीं है और एक प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट है, जिस लेयर का क्या नाम है बेटा, पेलिकल। अब अगर मैं आपके लिए ये एक यूग्लिनॉइड बनाऊं, तो बेटा देखो एक कुछ ऐसा सा बना मेरा यूग्लिनॉइड, ऐसा देखा आपने, यूग्लिनॉइड ऐसा बना, और इसके दो फ्लैजेला वो भी अनइक्वल। मैंने क्या बनाया यहां पर आप देख पा रहे हो, दो फ्लैजेला बनाए, दोनों की लेंथ क्या है बेटा, अनइक्वल है। यूग्लिनॉइड्स का फेवरेट एग्जाम्पल जिसके नाम पर ये ग्रुप है, यूग्लिना, मैंने आपके लिए बताया, और आपके एनसीईआरटी के डायग्राम ने भी बनाया है इसे। और आप देख सकते हो कि इसने ये जो दो फ्लैजेला बनाए, एक थोड़ा सा छोटा है और एक थोड़ा सा लंबा फ्लैजेला है बेटा, ऐसे टर्मिनल फ्लैजेला नजर आया। तो इतना तो जी हम लोग समझ गए कि कैसे इसका न्यूट्रिशन विचित्र तरीके का है, कैसे इसमें पेलिकल अलग फीचर है। बेटा इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है दैट इट हैज पिगमेंट्स, इट हैज पिगमेंट्स। और देखो मैं कौन सा वर्ड यूज करने जा रही हूं, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल समझते हो, एकदम सेम। इट हैज पिगमेंट्स आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स। कैसे पिगमेंट्स हैं, जो कि प्लांट्स के बिल्कुल हायर प्लांट के आइडेंटिकल पिगमेंट। अब आपको ये पॉइंट नॉर्मल लग रहा है, बट आप ये सोचो कि एक सेल का स्ट्रक्चर ये यूग्लिना इतना बच्चू सा, और इसके पास हायर प्लांट जैसे एग्जैक्ट पिगमेंट प्रेजेंट होना, बेटा ये इवोल्यूशनरी तौर पर बहुत बहुत बड़ी चीज है। समझ गए, ठीक है। आखिरी पॉइंट लिख रही हूं बेटा, इट लिव्स इन, या फिर मैं बोल देती हूं इट मोस्टली ग्रोज इन स्टैग्नेंट वाटर। कैसे पानी में बेटा, स्टैग्नेंट वाटर। अब स्टैग्नेंट वाटर क्या होता है बताए, पता है क्या आपको बेटा, स्टैग्नेंट वाटर मतलब मैं बात कर रही हूं खड़े पानी की। कहां मिलेगा बेटा, ये खड़े पानी के अंदर मिलेगा, जिसके साथ मैंने क्या खत्म कर दिया भाई, यूग्लिनॉइड्स हमने कर दिया है खत्म। आखिरी की दो स्लाइड्स रह गई हैं। स्लाइम मोल्ड्स बहुत इजी है, आप ही मुझे बताएंगे कि ये प्रोटिस्ट किससे रिजेंबल करता है बेटा। मैम आपने बताया था फंजाई से, तो ये कैसा है, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। फंगस की तरह क्या शो करेगा, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा। कैसा, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा। और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर भी एक स्पेसिफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसे अपन सैप्रोट्रॉफ बोलते हैं। अब बोलो भाई सैप्रोट्रॉफ क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि फीड करे डेड और डिकेइंग मैटर पर, फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, उसे अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा, सैप्रोट्रॉफ बोलेंगे। इतना समझे, फंगस की तरह मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया।
अब ये लो जी, उद्घाटन करते हैं इसका और उसके साथ इसे ख़त्म भी करते हैं। मैंने बात की स्लाइम मोल्ड की। बेटा स्लाइम मोल्ड दो कंडीशन में जिंदा रहता है। एक जब कंडीशन बहुत ही बढ़िया मज़ेदार है, वो मज़ेदार कंडीशन को मैं क्या बोल दूं बेटा, उस मज़ेदार कंडीशन को मैंने बोला फेवरेबल कंडीशन। और भाई थोड़ी सी तंगी है तो उसको मैंने क्या बोल दिया, अनफेवरेबल कंडीशन। क्या बोला, फेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन। तो बच्चा पार्टी जब कंडीशन बढ़िया है यानी कि फेवरेबल है, तो याद रखना कि एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। जिसका क्या नाम है बेटा, प्लाज्मोडियम। अब सपोज करो कि मैं आपके लिए प्लाज्मोडियम ड्रॉ कर रही हूं, तो ऐसा येलो कलर का कॉटन जैसा मास रहेगा जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर रहेगा बेटा। क्या रहेगा, बहुत मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, कैन स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। सेवरल फीट तक स्प्रेड कर सकता है, उसको मैंने क्या बोला, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम बेटा ऐसे येलो कलर का ऐसे कॉटनी स्ट्रक्चर रहेगा। कब बनेगा बेटा, ये फेवरेबल कंडीशन में। अब सपोज करो जी तंगी आ गई, अनफेवरेबल कंडीशन, तो ये प्लाज्मोडियम कन्वर्ट, बदल जाएगा, अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेगा बेटा, इट विल फॉर्म अ फ्रूटिंग बॉडी। क्या बोलते हैं बेटा, क्या बना लिया इसने, फ्रूटिंग बॉडी बना ली। अब अनफेवरेबल कंडीशन में क्यों बनाई फ्रूटिंग बॉडी, क्यों, क्योंकि फ्रूटिंग बॉडी के अंदर स्पोर्स बनते हैं। फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या बनते हैं बेटा, स्पोर्स। स्पोर की वॉल बहुत थिक होती हैं और अनफेवरेबल कंडीशन को ओवरकम करने में हेल्प करती हैं, इसीलिए कंटेन स्पोर्स, स्पोर्स हैव थिक वॉल and help to tolerate unfavorable condition। किसमें हेल्प किया इन्होंने, अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट करने में। देखिए इज इट मेकिंग सेंस बच्चा पार्टी। स्लाइम मोल्ड बस पहले बताया कि फंगस जैसे प्रोटिस्ट हैं, फिर बताया कि दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेंगे। सवाल कैसे आता है कि फेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा कि अनफेवरेबल में। बेटा फ्रूटिंग बॉडी अनफेवरेबल में बनेगी क्योंकि फ्रूटिंग बॉडी के अंदर स्पोर्स हैं और कहीं भी स्पोर्स बन जाएं तो वो यूजुअली अनफेवरेबल कंडीशन को ओवरकम करने में हेल्प करते हैं। इसके साथ हमने क्या कर लिया, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट की 3 कैटेगरी निपटा दी हैं, विच इज क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स। चौथी फंगस लाइक प्रोटिस्ट भी खत्म हो गया भाई, कौन सा, स्लाइम मोल्ड। अब आखिरी करेंगे उससे पहले ये कैटेगरी देखो, ये क्या है मेरे यूग्लिनोइड्स। बेटा डायग्राम से थोड़ा सा आपको याद रहेगा, इस डायग्राम में आपको क्या नजर आ रहे हैं बेटा, यूग्लिना। ये डायग्राम ऐसा है कि आपको फ्लैजिला प्रॉपर नजर नहीं आएंगे बट द फ्लैजिला आर देयर बेटा। तो ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है किसका, यूग्लिना का। और ये क्या नजर आ रहा है आपको, येलो कलर का गुई मास, ऐसे बिल्कुल ऐसे स्पॉन्जी सा। ये क्या नजर आ रहा है बेटा आपको, प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम क्यों बोला, सेवरल फीट। बेटा ये ऐसे ऐसे वुडन लॉग्स पे आगे आगे ग्रो करता जाएगा ऐसे। ये है मेरा प्लाज्मोडियम जो कैसी कंडीशंस में बनता है, याद रखिएगा फेवरेबल कंडीशन में। जिसके साथ आ गई मैं अपनी आखिरी स्लाइड पर, विच इज प्रोटोजोन्स। मुझे पता है कि प्रोटोजोन्स कैसे प्रोटिस्ट्स हैं, दीज आर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स। किसके जैसे प्रोटिस्ट है, एनिमल लाइक। और एनिमल्स की खास बात क्या होती है, दैट दे हैव लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स बोले तो मूवमेंट के स्ट्रक्चर्स रहते हैं इसके अंदर। जैसे इसके अंदर आप देखोगे प्रोटोजोआ के अंदर पहला रहेगा हमारा एमीबॉइड, एमीबॉइड प्रोटोजोआ। बेटा प्रोटोजोआ के लिए मैं पी लिख रही हूं। दूसरा रहेगा सीलिएटेड प्रोटोजोआ, भाई इसमें सीलिया प्रेजेंट है। तीसरा रहेगा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ।
जिसमें क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट है, और चौथा रहेगा स्पोरोजोन्स, जो कि काइंड ऑफ एक्सेप्शन है क्योंकि उसके अंदर कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है। चलिए अब इसको जल्दी से खत्म करके हम किंगडम प्रोटिस्टा को खत्म कर देते हैं। बच्चा पार्टी, आपको पता है कि एमीबा के पास मूवमेंट के लिए क्या है, सूडोपोडिया। और आपने देखा है कि ये जो एमीबा एक डिजीज भी कॉज करता है, एमीबाइसिस, और ये पानी के अंदर अगर अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर है उसके अंदर एमीबा रहता है, उसकी वजह से डायसेंट्री और बहुत सारे इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। इसका मतलब वो एमीबा मुझे होस्ट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तो मैंने पहले तो बोला कि एमीबॉइड प्रोटोजोआ है, तो ये किस चीज का इस्तेमाल करेगा मूवमेंट के लिए, सूडोपोडिया यूज करेगा बेटा। किस चीज के लिए, पहली बात मूवमेंट के लिए, मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने बोला कि ये पैरासिटिक है। पैरासिटिक मतलब ये मेरी बॉडी को होस्ट की तरह यूज करेगा और डिजीज कॉज करेगा। अगला चीज बेटा, इसके सरफेस पर कभी कभी सिलिका शेल्स डेवलप हो सकते हैं। और अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूं तो मेरा बढ़िया एग्जाम्पल हो गया एमीबा, और दूसरा एग्जाम्पल है एंट एमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट एमीबा हिस्टोलाइटिका, एंट एमीबा हिस्टोलाइटिका मेरा दूसरा एग्जाम्पल है। ये बेटा गट के डिजीजेस कॉज करता है, अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर से एमीबा चला जाता है और मूवमेंट शो करता है सूडोपोडिया के थ्रू। सीलिएटेड प्रोटोजोआ बेटा, ये ना ऐसे स्लिपर शेप्ड रहता है, ऐसा स्लिपर शेप्ड, और इसकी पूरी के पूरी बॉडी पर क्या प्रेजेंट है, देखो कितने सारे सीलिया प्रेजेंट हैं। ऐसा होता है बेटा, ये जो मैंने आपके लिए ड्रॉ किया ये है पैरामीशियम। पैरामीशियम जो कि किसका एग्जाम्पल है, सीलिएटेड प्रोटोजोआ का। ठीक है, आपने देखा कि ये किस चीज की हेल्प से मूव करता है बेटा, इसमें सीलिया हेल्प करते हैं मूवमेंट में, और ये जो सीलिया है इसका कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट रहता है। क्या रहता है बेटा, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। मैंने बोला सीलिएटेड प्रोटोजोआ, भाई ये सीलिया पता है कैसे मूव करते हैं, जैसे मेरी एक नाव है, बहुत सारी नाव है और वो एकदम से कोऑर्डिनेट कर रही हैं। आपने देखा है साउथ में एक ऐसी नाव की रेस सी भी होती है जिसमें सब एक साथ चप्पू चला रहे हैं, इतना कोऑर्डिनेशन में। तो आप सोचो जब अपन चप्पू चलाते हैं तो अपन कैसे चलाते हैं, ऐसे, मतलब अपन ने पानी को क्या किया, पीछे पुश किया ताकि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगे और हमारी नाव कहाँ जाए, आगे चली जाए। इमेजिन करो, चप्पू को पीछे पुश किया ताकि नाव कहाँ जाए, आगे। फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, वहीं से ही तो आया। तो बच्चों पार्टी, बात ये है कि ये सीलिया अत्यंत कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट दिखाते हैं। सारे के सारे सीलिया एक डायरेक्शन में ऐसे मूव करेंगे और पानी को दूसरी तरफ फेंकेंगे, और ऐसा करने के प्रोसेस में ये खाने के पार्टिकल को अपने माउथ के थ्रू अंदर ले लेते हैं, अपने सीलिया को यूज करते हैं खाने को लेने के लिए भी। एग्जाम्पल पैरामीशियम। तीसरा टाइप क्या है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। अब तो इसके नाम से ही क्लियर है कि इसके अंदर मेरे को मूवमेंट के लिए क्या मिलेगा बेटा, फ्लैजिला मिलेगा। फ्लैजिला मूवमेंट के लिए मिलेगा। इसका बस आपको एग्जाम्पल याद करना है जिसका नाम है ट्राइपैनोसोमा। क्या नाम है, ट्राइपैनोसोमा, बड़ा सोना जया नाम हैगा। क्या नाम है, ट्राइपैनोसोमा। बच्चा पार्टी बहुत जरूरी है, ये आता है पेपर में कि भाई ऐसा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ बताओ जो कि एक डिजीज कॉज करे जिसका नाम क्या है, स्लीपिंग सिकनेस। तो स्लीपिंग सिकनेस एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ कॉज करता है जिसका नाम है ट्राइपैनोसोमा। याद रखना बेटा, थोड़ा एग्जामिनर्स का फेवरेट सवाल रहता है ये। अब आखिरी की भी आखिरी कैटेगरी पर स्पोरोजोन। इसके पास मूवमेंट के लिए सूडोपोडिया था, इसके पास सीलिया, इसके पास फ्लैजिला। स्पोरोजोन के पास कोई मोटिलिटी स्ट्रक्चर नहीं है, नो मोटाइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट। आगे क्या लिखा, हैज स्पोर लाइक infectious stage in the life cycle। इसकी लाइफ साइकिल में एक स्पोर जैसी इन्फेक्शियस स्टेज बनती है जिसको मैंने क्या बोला, स्पोरोजोन बोला।
और ये क्या कॉज करता है बेटा, ये स्पोर जैसी इंफेक्शियस स्टेज, इट कॉजेज मलेरिया। क्या कॉज किया बेटा, मलेरिया कॉज किया। तो स्पोरोजोन एक तरीके से एक्सेप्शन है कि प्रोटोजोआ का होते हुए भी इसके पास मोटिलिटी का कोई स्ट्रक्चर नहीं है और इसकी लाइफ साइकिल में एक स्पोर जैसी इंफेक्शियस स्टेज रहती है जिसकी मदद से इसने मलेरिया कॉज किया। और देखिए ये मैंने क्या दिखाया आपको, एमीबॉइड प्रोटोजोआ देख रहे हो बेटा, शूडोपोडिया की हेल्प से मूव करेंगे। ये देखो शूडोपोडिया नजर आ रहे हैं। ये क्या है बेटा, बहुत ध्यान से देखो तो बेटा इसके पूरे के पूरे सरफेस पर सीलिया प्रेजेंट है। इसके पूरे के पूरे सरफेस पर ना सीलिया प्रेजेंट है। ये देखो ये क्या है बेटा, ट्राइपैनोसोमा। इसके आगे प्रॉपरली विजिबल नहीं है बेटा, एक आधा फ्लैजिला है, 2 फ्लैजिला रहते हैं माइनर से, दिस इज ट्राइपैनोसोमा। और ये मेरी स्पोरोजोन की स्पोर जैसी स्टेज है जो कि क्या कॉज करेगी, मलेरिया कॉज करेगी, जिसके साथ हो जाता है मेरा टॉपिक समाप्त। और हमने इस सेशन में किंगडम मोनेरा भी कर लिया और किंगडम प्रोटिस्टा भी कर लिया और हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को आधा खत्म कर दिया है। वंस यू विल फिनिश दिस अप एवरीवन, यू विल बी एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस। आपके बोर्ड्स के सवाल, नीट के सवाल, बेटा सब कुछ बनेगा इससे। क्लास ओवर होने के बाद मुझे लगा कि मैं आपको थोड़े काम दे दूं। तो पहला काम रहेगा, अगर आपने लेक्चर ले लिया तो सब कुछ लिख तो लिया होगा, तो रिवाइज करना है एनसीईआरटी से। जैसे जैसे आप पहले लेक्चर लेना उसके बाद एनसीईआरटी से रीड करना, तो क्या मक्खन समझ आएगा। आप कहोगे भाई ये तो सेम चीज है, और बिल्कुल फिक्सेट हो जाएंगी चीजें। तो पहला रिवाइज फ्रॉम एनसीईआरटी, ऐसे अच्छे डॉगों की तरह रिवाइज करना। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ऐसे विजिलेंटली स्टाइल से। क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना, दूसरा स्टेप। अगला मेरे से स्टाइल से टेलीग्राम पे क्या करना है, डाउट पूछना कि भाई पढ़ लिया है अपन ने, सवाल भी कर लिए, डाउट बता दो। और फिर क्लोज एवरीथिंग एंड रिलैक्स कि भाई अपन ने कर लिया है, चैप्टर खत्म। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को दूसरे हाफ में जल्दी से अगला लेक्चर आएगा और खत्म करेंगे। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, लेक्चर को लाइक कीजिए, कमेंट्स में जरूर आइएगा, आपको पता है। And I will see you the next time, Bacha Party. It was very nice doing this for all of you. Stay tuned and I will see you later. Bye bye everyone and a very 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 happy new year to you and your family. जल्दी मिलते हैं 1 साल के बाद. Bye everyone.